बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फिजा। क्या हाल है जी? कैसी तबीयत है आपकी? और कैसी सुबह है, कैसी गुजर रही है? ये सारे सवाल करने का दिल करता है, मगर क्योंकि कैमरे के पीछे आप लोग होते हैं, कैमरे के सामने मैं होती हूँ, तो मैं आप लोगों से ये बातें खुल के कर नहीं पाती। सिर्फ यही होता है कि जो आपको मैं कह रही होती हूँ, आप लोगों को मजबूरी या खुशी से ये प्यार से सुनना पड़ता है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा टॉपिक है। इतना अच्छा टॉपिक है जिसका मुझे लगता है दिल से एक राब्ता है, एक रास्ता खुला हुआ है, एक ऐसी कशिश है उस टॉपिक में कि जब मुझे लगता है कि अगर वो किसी को हो जाए तो एक बीमारी भी है। आज हम बात करेंगे मोहब्बत के ऊपर, और मोहब्बत भी वो वाली जो बिल्कुल लड़कपन की होती है, जो हर एक को पहली पहली बार होती है या नहीं होती, समझ नहीं आती कि ये मोहब्बत है या एक अट्रैक्शन है या इन्फैक्चुएशन है, क्या है, इसकी समझ कुछ नहीं आ रही होती है। क्योंकि लड़कपन की मोहब्बत होती है तो इसमें बड़ी सारी नादानियाँ होती हैं, बड़ी सारी गलतियाँ होती हैं, कुछ तुक्के लग जाएं तो मुझे लगता है समझदारी भी होती है। मगर मोहब्बत क्या है, व्हाट इज़ लव, आज हमारा टॉपिक है। और व्हाट इज़ लव एग्जैक्टली, मुझे लगता है यहाँ पर भी शायद कोई ऐसे पीर हों जिनको समझ हो। आपको पता है इमरान साहब प्यार क्या है? बताएं ना, आपको पता है प्यार क्या है? आपकी नज़र में प्यार क्या है? एक सवाल है, आपसे जवाब दीजिएगा मुझे ऊंची आवाज़ में, ताकि लोगों को पता चले प्यार क्या है इमरान साहब। प्यार की हकीकत कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ भी नहीं। इन्होंने तो कह दिया कि भाई प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ नहीं है, ये ख्वाबी ख्याली पुलाव है जो लोग बना के बैठ जाते हैं और उसके ऊपर बेफिक्रे चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है। ये हमारी टीम में से मैं लोगों से पूछ, भाई तुम बताओ, तुम तो अभी छोटी उम्र के ही हो, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 25 साल। क्या नाम है भैया आपका? नुमान। 25 साल, ये वही बात है, लड़कपन ही हो गई। 20, 21, 22, 23, 18, 25। तो आपको प्यार हुआ है? कभी नहीं हुआ। वैसे प्यार क्या है तुम्हारे लिए? प्यार क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है यार। आज के दिया तो तुम शर्मा रहे हो या घबरा रहे हो कि तुम्हें घर भी जाना है, या किसी से अगर वादे कस्में चल रही है, या किसी को तुम पसंद कर रहे हो, तुमने कहा वो तो हाथ से गई, अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कुछ। फिर भी वैसे एक सवाल है, व्हाट इज़ लव? ज़रूरी थोड़ी है कि लव सिर्फ आपको एक लड़की के साथ ही हो, ज़रूरी थोड़ी है एक लड़का एक लड़की को या लड़की एक लड़के को प्यार करे। किसी से भी प्यार हो सकता है। प्यार क्या है, कुछ तो बताओ, एक जवाब तो दो, देखूँ ना मैं क्या सोच क्या रखते हैं आप। रिस्पेक्ट का एक नाम है। अच्छा, रिस्पेक्ट मतलब ये कि अगर आपको किसी से प्यार हो जाए और सामने से जो है ना वो लड़की आ रही है एकदम से, तो आपने जैसे ही उसको देखा आप ऐसे करके ना खड़े हो गए, अजी मुझे आपसे प्यार है। इज़ दैट द रिस्पेक्ट? इस रिस्पेक्ट को आप प्यार कहते हैं? ये तो प्यार नहीं है, इसको प्यार कहते हो तुम? अगर ये प्यार है और रिस्पेक्ट है बस तो प्यार है, तो फिर प्यार का नाम बस यही है कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। जी हुजूरी, जी मैं आप प्लीज़ आप बैठे, मैं खड़ा रहूँगा। इज़ दैट कॉल्ड प्यार? या रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, जैसे हम अपने माँ बाप की भी करते हैं, हम अपने बुज़ुर्गों की भी करते हैं, हम अपने उस्तादों की भी करते हैं। रिस्पेक्ट तो हम उधर भी करते हैं ना। तो नुमान, क्या वो प्यार है? इज़ दैट लव? नहीं ना। सोचो प्यार क्या है। आज मैं आवाम से बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम लोग से पूछ रही हूँ। आप भाई, आपका क्या नाम है? बताइए जल्दी, घबरा क्यों रहे? नाम क्या है? हैदर। क्या है प्यार आपकी नज़र में? ऐसी जल्दी से बताना है आपने, प्यार क्या है आज? प्यार क्या है आपकी नज़र में? नुमान वाला जवाब, रिस्पेक्ट। ले, अम्मी को भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप, अब्बू को भी कर रहे हैं आप, अपने गली मोहल्ले के जो चाचा हैं वो जो नमाज के लिए जा रहे हैं, आपने उनको भी कहा अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके घर में अच्छी बेटी है, प्यारी है, कि कल को वो आपके घर की भी इज्जत बन सकती है, इस चक्कर में नहीं, मुझे पता है। वरना उमूमन होता ही है कि जब कोई ऐसे अंकल जा रहे हो मस्जिद में और उनकी बेटी खूबसूरत हो, तो जानबूझ के जो लड़के होते हैं ना गली मोहल्ले के, वो अमूमन उनका ना हाथ से शॉपर ले लेंगे, सामान सौदा सल्फ ले लेंगे, ऐसे उनको बोलेंगे भी कि नहीं साथ साथ चले अंकल, आप ना जाया करें, मुझे बता दिया करें, मैं आपके घर का सौदा ला दूँगा, दही ला दूँगा। इस चक्कर में तो नहीं ना यार। रिस्पेक्ट प्यार है, ये तो नहीं हो सकता। मौलवी तुम बताओ, प्यार क्या है? प्यार एक मुकम्मल गुलदस्ता है, एक दास्तान है। कौन सी दास्तान?
ये किला रुतास की दास्तान है, ये शाही किला की दास्तान है, या फिर लैला मजनू की दास्तान है, हीर रांझा की दास्तान है, सस्सी पुन्नो की दास्तान है, ये किसकी दास्तान है? या फिर कोई सल्तनत फतह करने की दास्तान को आप प्यार कह रहे हैं? क्या सस्सी को पुन्नू से प्यार था? वो प्यार प्यार है? किसी के खातिर जान दे देना प्यार है? एक बात है, या किसी के खातिर अपने आप को तबाह कर देना, आपकी नज़र में क्या है प्यार? ये आपकी नज़र में ये दास्तानें जो आप सुनते आ रहे हैं, प्यार को थोड़ी देर के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं। अच्छा, अब मेरी बात यहाँ पर पीछे, क्योंकि मुझे टॉक बैक पे हमारे नदीम साहब आए तो क्लास उनकी भी बनती है छोटी सी। हमारे बहुत अच्छे रिसर्चर हैं और हमारी पूरी टीम का हिस्सा है। पूरी टीम जो है ना, वो जो लिखारी होते हैं टीम में, वो हमारा बहुत अच्छे लिखता है, बहुत ही अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मगर नदीम साहब, थोड़ी सी क्लास आपकी भी होगी। आपने क्या कहा नदीम साहब? दोबारा बोलिएगा, मुझे कान में बोलिएगा, क्या कह रहे थे आप? प्यार क्या है? बोले। अच्छा, इन्होंने कहा कि बाज़ लोगों को अपने काम से प्यार होता है। मेरे पास नतालिया भी बैठी, मैं आपके पास भी आऊँगी इस बात पे, मगर मेरी बात सुने, काम से प्यार किसी को होता है? काम से किसी को प्यार होता है? या फिर मैं आपको बोलूँ कि पढ़ाई से किसी को प्यार होता है? क्या वो जो पढ़ाई से हमें प्यार है, वो प्यार है? इज़ दैट अ लव? कि जब हम बोलते हैं कि भाई हम एक बार पास होए जा रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड लाए जा रहे हैं, सेकंड ग्रेड लाए जा रहे हैं, और एकदम से जो है हम कभी फेल हो जाते हैं, तो हमारी अना जो है वो एकदम से गिर जाती है, नीचे हो जाती है, और फिर उसके बाद जब हम फेल हो जाते हैं हम कहते हैं हमें तो प्यार से नफरत है। तो हम सबको फेल करके और एकदम से पास हो जाते हैं। इज़ दैट द लव? नो, ये भी प्यार नहीं है, ये भी प्यार नहीं है। प्यार जो है ना, ये आप सोचें, आज मुझे कॉल पे भी आप लोगों ने बताना है कि प्यार क्या है। प्यार ना तो रिस्पेक्ट में आई, प्यार ना तो अट्रैक्शन में आई, प्यार ना तो इस तरह से दास्तान में मिली, और प्यार ना तो हमें किसी प्रोफेशन में या पढ़ाई में मिली। तो प्यार क्या है, ये आपने कॉल पे भी हमें बताना है। फिर हमारे माहिरीन यहाँ पे बैठे होंगे और इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे कि ये जो नादानियाँ होती हैं, जो लड़कपन की मोहब्बत होती है, उस पर क्या सिनेरियो होता है और क्यों होता है और किस वजह से मोहब्बत होती है, और लोगों को जो पता ही नहीं है कि प्यार क्या है तो प्यार कर बैठते हैं। ये आज बात करेंगे कि प्यार होता क्या है। मेरे पास नतालिया हैं बिल्कुल सामने। अस्सलाम वालेकुम। अरे लड़की, तुम्हें तो ऐसे मिलना चाहिए। क्या हाल है? आप ठीक हो? हाँ जी। कितने नरम हाथ है तुम्हारे। हैं? बाइक चलाती है मेरी बहन, बाइक चलाती है। शी इज़ अ ब्यूटिशियन, और बाइक पे जाती हैं लोगों के मेकअप करने के लिए। माशाल्लाह, तुम तो मेरी जैसी लड़की हो। बल्कि तुम माइक लगा हुआ है, बैठी जाओ, इधर ही बैठ जाओ। हम एक तो ये जकड़े जाते हैं माइक की वजह से। अच्छा, जो लड़कियां इस तरह से मेहनत करती हैं, एफर्ट करती हैं, अपनी लाइफ में कुछ बनती हैं, अपने आप को बनाती हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रही होती हैं, सबसे पहले आई जस्ट वांट टू सैल्यूट आप जैसी लड़कियों को कि इतनी स्ट्रगल करती हैं इस एज में, और अपने पैशन के लिए, अपने काम के लिए, अपने फैमिली के लिए, और अपना नाम बनाने के लिए, अपने स्टेटस के लिए। यू डोंट सी एनीवन, आप अपने बस एक गोल को अचीव करने के लिए अपने रास्ते पे जा रही। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी लड़कियों को देख के। सबसे पहले तो नतालिया, मुझे ये बताइए कि जब बाइक पे जाती हैं आप, और इस तरह से आपके पास बॉक्स भी होता होगा, मेकअप का सामान भी होता होगा, उसको भी कैरी करती होंगी बैग वगैरह में, तो बाइक पे कोई तंग करता है? खूबसूरत भी आप, प्यारी भी बहुत है, तो किस तरह से आप ट्रैवल करती हैं, किस तरह से जाती हैं? कोई छेड़ता वेड़ता तो नहीं है? कोई परेशान तो नहीं करता? छेड़ते हैं लोग, तंग भी करते हैं, बट आपको एक टाइम पे हैंडल करना आ जाता है। आपको पता है कि आप इग्नोर कर सकते हो। अच्छा, जस्ट इग्नोर इट एंड मूव ऑन। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कोई कर लेगा, यहाँ थोड़ा सा आगे से आपको ओवरटेक करके निकल जाएगा, या थोड़ी सी आवाज़ें निकाल लेगा। इग्नोर करना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। आवाज़ें निकालते हैं, कसते हैं, बोलते हैं। यस। तो आप जब जा रही होती है, कोई और ऐसी खातून या कोई लड़की अगर आपको बाइक पे दिखती है, अब तो मोस्टली काफ़ी लोग चलाना शुरू हो गए हैं, तो कैसा लगता है उनको देख के? मुझे बहुत अच्छा सलाम दुआ लगता है। लेती हैं? ज़रूर, आई गिव अ वेरी गुड स्माइल, जो उनके लिए एक अप्रिसिएशन है। मुझे पता है कि जब मैंने स्टार्ट की थी तो नेगेटिविटी तो थी, बट पॉजिटिव लोग भी बहुत मिले जिन्हें इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ठीक है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए वुमेंस को, और सपोर्ट किया। फिर मुझे बड़ी अच्छी लेडीज़ ने, उनकी आंखों में नज़र आता है कि भाई ये शायद अपने लिए ऐसे ड्रीम्स रखती हों, या ये सपोर्ट कर रही हैं, एक स्माइल देती हैं जो आपको करेज देती है कि हाँ
आगे बढ़ो आगे बढ़ो। रियली? या रियली। तो कब से चला रही हैं आप बाइक, कब से इस तरह से ट्रैवल करती हैं और लोगों के पास जाके फिर इस तरह आउटसोर्स मेकअप करती हैं? मैं बाइक तो बहुत पहले से चला रही हूँ। मैं 8-9 क्लास की स्टूडेंट थी जब मैंने बाइक चलानी स्टार्ट की थी। अच्छा। शौक था मुझे। अच्छा। और उसके बाद जब मैंने देखा कि बहुत इनकी अच्छी वीडियो भी चीज़ क्लिप है। भी चल रही है, आप साथ साथ देख सकते हैं कि देखें मेकअप भी कितना अच्छा करती हैं, साथ साथ टैलेंट भी है, कितने अच्छे बालों को उन्होंने कर्ल किए हैं, बालों का हेयर स्टाइल में आप कितनी अच्छी हैं, वेरी नाइस। और ये मेहंदी भी आपने लगाई है? अरे लड़की तुम तो बड़ी तेज़ हो। ये एक्रेलिक्स भी मैंने खुद ही किए हैं। मैं वाह, ये नेल आर्ट का भी काम आता है। आपने खुद का भी बहुत अच्छा, बहुत सॉफ्ट सा न्यूड सा मेकअप किया हुआ है। दिस इज़ द ट्रेंडिंग राइट नाउ। बहुत अच्छा मेकअप किया आपने। Thank you. तो आपकी फैमिली में कौन कौन होता है नतालिया? मेरे पेरेंट्स और मेरे 3 छोटे बहन भाई हैं और मेरी स्नो भी है। मैं उसको मेंशन किए बगैर रह नहीं सकती। अच्छा। तो स्नो क्या है? इट्स अ पेट डॉग। पेट डॉग है Bitch. आपका? आहा, तो आपने उसको भी मेंशन किया। अरे वाह। तो मुझे बताएं फिर किसने सपोर्ट किया जब आपने कहा कि मैंने ऐसे काम करना है, मैंने बाइक चलानी है, मैंने जाना है घर से बाहर, और किसने सपोर्ट किया? अम्मी मेरे ने, पेरेंट्स अब्बू ने? दोनों बहुत सपोर्टिंग है। उन्होंने मुझे सब करने दिया जो मैं चाहती हूँ। मैंने कहा मैंने अभी स्टडी भी करनी है, साथ काम भी करना है। इसकी फील्ड मुझे अच्छी लगती है। मेरी मदर कहती हैं एजुकेशन नहीं छोड़नी, तो उनके इंटरेस्ट भी है, पढ़ने में भी है, इसमें ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या खुद स्टडी ही। कर रही हैं आप? मैं बीएस कर रही हूँ साइकोलॉजी में। अरे वाह। थैंक यू। ये जो आपका टैलेंट है, इससे हट के भी आपके पास एजुकेशन का भी टैलेंट हो जाएगा, दोनों चीज़ें एक साथ। तो यूनिवर्सिटी भी जो फ़ीस है वगैरह, ये जो काम कर रही होती है मेकअप का, तो अपनी सारी एजुकेशन के खर्चे अखराजात निकाल लेती हैं? हाँ जी, मोस्ट प्रोबेबली, बट कभी कभी फिर भी अम्मी से पॉकेट मनी लेनी पड़ जाती अम्मी है। से लेनी पड़ती है। तो कितने सालों से आप कर रही हैं ये मेकअप का काम? मुझे ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए। 5 साल हो गए। तो ये मुझे बताइएगा कि मैं आपसे ब्रेक में जब हम जाएंगे तो ब्रेक से वापस आएंगे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप काम कर रही हैं, सपोज़ जब आप बाइक भी चलाती हैं, ख़ुद इंडिपेंडेंट भी हैं, अपने ऊपर अपना एक फ्यूचर देखती होंगी कि मैंने इस रास्ते पे जाना है, मैंने ये बनना है, मैंने वो करना है, तो कल को अगर आपकी शादी हो जाती है और आपके घर वाले जिनसे शादी होती है वो आपको कहें कि आपने काम शाम छोड़ना है और अब आपने बस घरेलू लाइफ एज हाउस वाइफ रहना है, तो क्या आप इसको प्रेफर करेंगी, या फिर आप कहेंगी कि नहीं मैंने अपनी जॉब को कैरी करना है, मैंने अपने करियर को देखना है, मेरी फैमिली की ज़िम्मेदारी है मुझ पे, और मैं ऐसे किसी के साथ शादी नहीं करूँगी जो मेरे करियर को तबाह कर दे और मेरे अपने आप को मार दे, समथिंग लाइक दैट। विल टेक अ ब्रेक, विल राइट बैक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और मेरे साथ ज़बरदस्त एक और मेहमान हैं जिन्होंने अभी एंट्री की है, अली शाहवेज़। और कायरोप्रैक्टिस आपने सुना होगा, अभी बड़े कड़ाके हड्डियों के आवाज़ें और हड्डियों के ढांचे अलग हो रहे होते हैं, तो फिज़ियोथेरेपिस्ट भी हैं और बड़ा ट्रेंडिंग में जा रहा है आजकल, बहुत लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, बल्कि ऑथेंटिक जगह पता करने की लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि जहाँ से ये सही काम हो रहा है वहाँ पे जाके अपनी हड्डियाँ जो हैं वो ठीक करवा लें। और बहुत सी ऐसी आवाज़ें आती हैं जब आपको ये कायरोप्रैक्टिस करवाते हैं और उसके बाद ना तो आप एकदम से रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, और बहुत सी ऐसी जो है मैं कहती हूँ जो ट्रॉमा आपको स्ट्रेस होता है शोल्डर्स पे, तो वो सारा कुछ एकदम से आपको रिलीव करवा देते हैं। तो इसकी क्या प्रैक्टिस है, ये कैसे होता है, ये किस तरह से करवाया जाता है, ये कौन लोग हैं, क्या ये सही है या गलत है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए, हमें करवाना चाहिए, और क्या ये सब कुछ सिर्फ ये ट्रेंडिंग को देख के हम इसके पीछे भाग रहे हैं, इन सब को जानने के लिए इसलिए हमने यहाँ पर अली शाहवेज़ को बुलाया। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। अली, ये सारा हड्डियों का मामला है, सबसे पहले तो हमें ये समझा दीजिए व्हाट इज़ कायरोप्रैक्टिस। अच्छा, कायरोप्रैक्टिस जो है ये पूरी दुनिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ये यूएस बेस्ड बेसिकली एक डिग्री है। कनाडा में भी कायरोप्रैक्टिस की जो है डिग्री इसको किया जाता है, 4 ईयर प्रोग्राम है। पाकिस्तान में जो है कायरोप्रैक्टिस यहाँ जो इसकी मेल प्रैक्टिस एक तरह से की जाती है। जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं बेसिकली ये लोग इसको स्पाइनल थर्स्ट मैनिपुलेशंस हैं, जिसको हम स्पाइनल थर्स्ट मैनिपुलेशंस कहते हैं, जो कि परफॉर्म करते हैं पेशेंट्स के ऊपर फॉर जनरल रिलैक्सेशन। इट्स नॉट अ वे ऑफ ट्रीटमेंट कह लें। फिजियोथेरेपी में और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें मैनुअल थेरेपी है और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, या एक एक्सरसाइज प्लान होता है पेशेंट के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको डायग्नोज किया जाता है और फिर उसकी जो
ट्रीटमेंट जो है वो उसको प्लान करके उसको फॉलो किया जाता है। अच्छा, जरा के बारे में तो हमने सुना था, वो कोई हड्डी टूट जाए तो जरा वाले के पास अच्छा ढूंढते हैं कि कौन ऐसा जरा वाला बंदा है जो हड्डी बिठा दे, तो ये सब कुछ कर दे। इसके बारे में सुना था, वो भी इस तरह से कड़ाके पटाखे निकाल के अगर पैर की हड्डी या कहीं मोच आ जाए तो वो एकदम से ठीक कर रहे होते हैं, ये सब सुना था। ये जो एकदम से नई कायरोप्रैक्टिस वाली कहानियाँ है, इसके बारे में पहले रिसर्च नहीं थी ऐसे, मगर अभी पाकिस्तान में भी क्योंकि आ गया है तो बहुत ट्रेंडिंग में है, हर कोई जाता है तो फिर अपनी इंस्टा की एक रील बना के लगा रहा होता है और बहुत प्राउड फील कर रहा था। मुझे याद है जो HSY हैं, बड़े फेमस डिज़ाइनर हैं, वो भी कभी किसी टाइम पे गए थे मुल्क से बाहर, तो वहाँ जाकर ना उन्होंने सबसे पहले इसकी पूरी एक रील अपलोड की थी लोगों को दिखाने के लिए कि ये कायरोप्रैक्टिस है और ये मैंने करवाई है। और वाकई उन्होंने जो आवाज़ें थी वो दिखाई तो हम बड़े हैरान हो रहे थे कि यार इनको कितना सुकून मिल रहा होगा, ऐसी ऐसी जगह पे हमारे कड़ाके फंसे हुए थे। तो ये होते हैं कड़ाके पूरे जिस्म में कहाँ कहाँ होते हैं जो फंसे हुए होते हैं और ये निकल रहे होते हैं बेसिकली विद द साउंड। जी, इस जॉइंट अलाइनमेंट्स में साउंड जो आते हैं ना, ये आपके जॉइंट्स के अंदर एक बेसिकली कह लें गैस होती है। अच्छा। कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है वो, और उसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको जब हम क्लिक करते हैं ना, ओवर प्रेशर करते हैं, प्रेशर करने के बाद जब वो एक क्लिक साउंड आता है वो गैस रिलीज़ होती है बेसिकली जॉइंट से, जिसका एक बड़ा एक कह लें कि अमेजिंग सा इफेक्ट आपको महसूस होता है। और वो जो आवाज़ आती है आपके लिए बड़ा रिलैक्सिंग होती है वो चीज़। आपको कायरोप्रैक्टिस जो है, अगर इसको प्रॉपर इसकी जो जैसे मैंने बताया कि ये US अमेरिका में और बाकी कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में इसको परफॉर्म किया जाता है। दे आर द प्रैक्टिशनर्स जिन्होंने वो पूरा एक डिग्री की है और इस तरह से किया है। अच्छा। पाकिस्तान में जैसे फिर बात उस तरह से है कि पाकिस्तान में जो परफॉर्म की जाती है वो थर्स मैनिपुलेशंस हैं, जो कि कुछ फिजियोस जो हैं वो कर रहे हैं परफॉर्म, और उसकी वजह से ये जनरल रिलैक्सेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है पेशेंट्स के लिए। या एक हेल्दी इंडिविजुअल भी है जो है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पेशेंट, लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल्स भी हैं जो वो भी, जैसे आप बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह, आपको कोई मसला नहीं है, तो आप भी ये सेशन ले सकते हैं। नहीं, मुझे बड़े मसले हैं ये आपको देखने में लग रहा है। मैं तो नमाज बैठ के नहीं पढ़ सकती, मेरे इस घुटने का मसला है। इट्स बिन लाइक 1.5 साल 2 साल हो गए मुझे, मगर मेरे लेफ़्ट वाला घुटना जो है वो लॉक हो जाता है। इसकी मैंने काफ़ी फिजियो भी ली हुई है, इसकी काफ़ी मैंने ट्रीटमेंट करवाई है। इसका इवन मुझे तो किसी ने हजामा का बोला तो मैंने वो हजामा ट्रीटमेंट भी करवाई घुटने की, बट मेरा वो ठीक नहीं हुआ। तो समटाइम्स जैसे गाड़ी में भी मैं देर तक इस पोजीशन पे बैठूं तो मेरा ये लॉक हो जाता है। इफ़ आई एम सिटिंग हेयर ऑल्सो आई हैव टू मूव लाइक दिस वे, बट मुझे मूवमेंट में रहना पड़ता है, मैं एक जगह पे स्टिल नहीं रह सकती। तो क्या मैं भी करवा सकती हूँ ये चीज़, मतलब फॉर मेरी जैसी पोजीशन के लिए भी है रेकमेंडेड? बिल्कुल, आप सिटिंग वर्कर्स जो हैं या जिनके सिटिंग आवर्स हैं ज़्यादा देर के लिए, वो लोग भी ये करवा सकते हैं। और बाकी आपने जरा वाली बात की, तो वो एक ट्रेडिशनल हमारे पास चल रहा था फॉर पास्ट ईयर्स, बड़े सालों से ये चीज़ें चल रही थी हमारे पास। वो जो एकदम कड़ाका निकाल के या उसको डिसलोकेशन को बेसिकली वो ठीक करते थे, और वो भी एक प्रैक्टिस चल रही थी हमारे पास, और अभी भी चल रही है। गट्टा निकल गया तो बिठा रहे हैं, उसको पकड़ के और एकदम से झटका दिया और उसको ठीक कर दिया, और ये चीज़ें। लेकिन अब चीज़ें एडवांस हो गई हैं, जैसे जैसे हमें अवेयरनेस आई है इस चीज़ के बारे में, तो हम प्रेफर करते हैं कि रादर देन हम किसी जरा के पास, हम किसी ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट जो हैं उनके पास जाएं। इसी तरह से आपको किसी ऐसे ही कह लें किसी मसाज करने वाले या किसी के पास बैठ के वो टक नहीं करवा लेनी चाहिए, वो बहुत नुकसानदेह भी है। अगर वो खुदा ना खास्ता ज़रा सा मिसअलाइन होता है या कुछ होता है तो वो आपके सीरियस इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उसके। तो आपको चाहिए कि अच्छा जो प्रोफेशनल है उसको चूज़ करें। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कायरोप्रैक्टिस की ज़रूरत है, किसी ऐसे कायरोप्रैक्टर के पास जाना है हमें? शुरू से लेके एंड तक थिंग इज़ के कायरोप्रैक्टिस पाकिस्तान में टोटली यानी डिग्री बेस्ड कायरोप्रैक्टिस नहीं एग्जिस्ट करती। अगर पाकिस्तान में फिजियोज़ जो हैं, या ये हमारा एक टॉपिक है पूरा, जब हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल थेरेपी, जब हम कर रहे होते हैं हमारा जो कोर्स है, तो उसमें थर्स मैनिपुलेशंस हैं जो कि परफॉर्म की जा सकती हैं जस्ट फॉर रिलैक्सेशन। अगर ट्रीटमेंट बेस उसको कहा जाए या होली सोली उसके ऊपर डिपेंडेंट होना है आपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो चीज़ नहीं है। अब फिजियोथेरेपी में और कायरोप्रैक्टिस में अगर देखा जाए तो ये रिलैक्सेशन के साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट का मकसद ये होता है कि पेशेंट को, जैसे आपने बताया कि आपके नी में पेन है, तो आपके नी के पेन को ख़त्म करना प्लस आपकी एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, यानी आपने अगर ज़्यादा ट्रैवल करना है, आपके सिटिंग आवर्स हैं, इन सब चीज़ों को अचीव करना भी फिजियोथेरेपी की
की मदद से ठीक किया जा सकता है। और ये जिम्मेदारी होती है फिजियोथेरेपिस्ट की कि आपके जो प्रोफेशनल रिलेटेड जितने भी टास्क हैं वो हार्म ना हो या वो चीज़ें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इस तरह की चीज़ें ये फिर इस तरह से रीहैब प्रोग्राम में आता है ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ ये, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दौर है, फिर हर कोई मोबाइल पे ही ड्रामे देख रहा होता है और इसी तरह सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा होता है, तो जो पोस्टर है वो ज़्यादातर इस तरह से होता है, तो गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ, पेन, सारा स्ट्रेस इधर ही आ जाता है। तो इसके लिए किस तरह की रिलीफ है? मैंने कुछ वीडियोस में तो देखा था, बट आप ज़रा देखने वालों को बताएंगे तो इट विल बी हेल्प। अच्छा, पॉस्चर जो है आपकी ज़िंदगी में बड़ा अहम रोल अदा करता है। इसमें आपका सबसे पहले तो अगर आपका पॉस्चर ठीक है तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे, आपकी जो ब्रीदिंग है वो इन्हांस होगी, आपको वेयर एंड टेयर नहीं होगा। वेयर एंड टेयर का जो आपके स्मॉल जॉइंट्स के ऊपर एवं ही प्रेशर पड़ रहा है ना, मैं कहूँ कि मैं गर्दन इस तरह से झुका के बैठा हूँ तो मेरी गर्दन के ऊपर जो वेट पड़ रहा है, उसकी मोबाइल यूज़ करते हैं हम, कुछ भी इस तरह से करते हैं तो उसका वेट जो है वो तकरीबन दुगना हो जाता है जब हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा रखूँगा, नेक को रिलैक्स कर रखूँगा, मेरी स्क्रीन जो है वो मेरे आई लेवल पे होगी। एक और मसला है ना, हाथ को ऐसे करके मोबाइल को यूज़ करें तो फिर हाथ दुख जाते हैं। नहीं, उसके लिए भी तरीका है ना, आप हाथ को इस तरह से अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, अपनी साइड टेबल चेयर के ऊपर या इस पोजीशन तक रख लें। हाँ जी, तो आप उसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो लोग सिटिंग वर्कर्स हैं, डेस्क वर्कर्स हैं या लैपटॉप वर्कर्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी स्क्रीन्स को अलाइन करें अपने आई लेवल। कॉल भी ज़रा साथ ले लेते हैं कि अगर किसी को कोई ऐसा मसला है और कायरोप्रैक्टिस की किसी को ज़रूरत है, व्हाई नॉट वी हेल्प देम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का अपना वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा, सो आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी तरीके से आएगी। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? हेलो हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। कॉल्स आपके प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज आपको समझ तो आ गई है, कायरोप्रैक्टिस के ऊपर बात करें, और दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पर मोहब्बत के ऊपर की, जो बचपने की मोहब्बत है, जवानी की मोहब्बत है, वो क्या होती है। यहाँ पर तो सब कुछ आप सूंघ गया था जब से मैंने सवाल कर लिया। आप कॉल कीजिएगा, आप बताइएगा कि मोहब्बत क्या है आपकी नज़र में और आपको क्या पता है। साथ साथ मेरे पास नतालिया भी बैठी, इनकी भी कहानियाँ सुनेंगे। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा, और मेरे साथ नतालिया भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं। और अली का मैं आपको बता चुकी हूँ, कायरोप्रैक्टिस आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, लोग बहुत करवा रहे हैं। हमने जिनको बुलाया वो बहुत ऑथेंटिक हैं, हमने इनकी पूरी इंक्वायरी की और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी अनाड़ी के पास भी जाके आप रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने उनको बुलाया जिनसे अगर आप काम भी करवाना चाहते हैं तो आप उनकी शक्ल देख लें, ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दैट। और ये लाहौर में ही होते हैं, पाकिस्तान से हैं, और ये पूरी प्रैक्टिस करके सीख के, तो ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, और आप इनके साथ ये कायरोप्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा नतालिया, आपको पता है आज हमारा जो टॉपिक है वो मोहब्बत है, लड़कपन की मोहब्बत, मोहब्बत की नादानियाँ। तो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि जब लड़की या लड़का 15-16 साल के होते हैं, 18 साल तक की उम्र में, कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्शन हो जाती है, या किसी को आप देख के एकदम से दिल दे बैठते हैं, या फिर आपको लगता है जिसको हम रोज़ मिल रहे हैं, ये जो अटैचमेंट है, ये मोहब्बत है, ये प्यार है, और आपको ऐसा कुछ है, कोई एक्सपीरियंस हुआ? सच नहीं, पर मैंने लोगों को देखा है बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं। अभी आपको किसी ने आंसर किया था कि रिस्पेक्ट, प्यार का मतलब है रिस्पेक्ट, प्यार का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। जी, प्यार के डिफरेंट मतलब हैं, बट मैंने लोगों को देखे एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करते हुए। अच्छा, जिनको प्यार नहीं करना आता। अच्छा, और मैं तो आपकी नज़र में प्यार वो है जो रिस्पेक्ट करेगा तो बस वो प्यार है? नहीं, फिर प्यार क्या? प्यार के मुख्तलिफ मतलब हैं। अंडरस्टैंडिंग, प्यार में एहसास है, प्यार में इतने सारे इमोशंस हैं, यू कांट इवन काउंट। अच्छा देखें, एक बात मैं आपको छोटी सी मिसाल देके समझाती हूँ। मेरी नज़र में ये रिस्पेक्ट वाला भी प्यार नहीं है। मैं आपको एंड में बताऊँगी मैं क्यों इतनी बातें कर रही हूँ। जैसे सपोज़ एक माँ को एक बच्चे से प्यार होता है, मैं आपको भी बताऊँगी, आप लोग भी सुनिएगा। सबसे ज़्यादा एक माँ को अपनी औलाद से प्यार होता है ना। डॉक्टर साहब, आप अपनी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस हैं, मुझे लगता है मैं अपनी फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस हूँ, ये टॉपिक मुझे बहुत सूट करता है, इसलिए मुझे पता है। तो अब मैं माँ भी हूँ, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा खाना खिला रहे होते हैं, उसका पेट भर जाता है, उसके बावजूद फिर हम उसको खाना खिला रहे होते हैं। वो कहता है बस, हम फिर भी उसको खाना खिला रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि जितना हम खाना खिला रहे हैं वो ज़्यादा खाएगा तो वो ठीक रहेगा, और वो बस सुने, जो हम चाह रहे हैं वो वैसा करे। अब उसको ज़्यादा खाना खिलाने में हमें खुशी हो रही होती है, जबकि उसकी
आंतें फट रही होती हैं, उसकी जो एक लिमिट होती है खाने की, वो ओवर ईटिंग कर करके उसके लिए वो कोई अच्छा नहीं होता, उसके लिए बुरा हो रहा होता है। मगर हमें ये लग रहा होता है कि हम अच्छा करें, हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिला रहे होते हैं और लोगों को देखने में ये लगता है और हमें ये लगता है कि हम उसके साथ प्यार करें। तो क्या ये प्यार है? ये प्यार तो नहीं है। ये तो हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए उसके ऊपर ज़बरदस्ती खाना, ज़बरदस्ती ओवर ठूस रहे हैं उसको, हम उसकी केयर उस वो प्यार नहीं कर रहे, वो वाला प्यार नहीं है उसके साथ। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों में प्यार वो नहीं है जिसको हम समझते हैं, हम कहते हैं ये प्यार है। ये प्यार नहीं है। प्यार आप अपने आप को बस तसल्ली दे रहे होते हैं, आप अपने आप को खुश कर रहे होते हैं, अपने आप को समझा रहे होते हैं। ये इन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है प्यार से। प्यार क्या है, ये किसी की कॉल पे शायद आप में से कोई समझदार होगा, होशियार होगा, तो वो शायद मुझे बताएगा, फिर उसके साथ बहस होगी। और भी हमारे साथ माहिरीन भी होंगे जो हमें बताएंगे। एनीवे, थैंक यू सो मच नतालिया, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हैं, आपकी पेरेंट्स की आपको सपोर्ट है, आप काम कर रही हैं, अपना फ्यूचर बना रही हैं। मगर एक छोटा सा सवाल मैंने जो आपसे ब्रेक में भी पूछा था कि अगर आपको कोई ऐसा रिश्ता आता है और वो ये कहता है कि आपको अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको ये सब छोड़ के मेरी ज़िंदगी में एंटर होना पड़ेगा, मेरे घर वाले और ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप बाइक चलाएँ और ये करें और वो करें, तो क्या आप ऐसे लड़के से शादी करना पसंद करेंगी जो आप पे इस तरह की बाउंड्रीज़ लगा दे और आपके फ्यूचर को ख़त्म कर दे? जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है आपके पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे। अभी आपने खुद ही कहा है कि अपनी सेटिस्फेक्शन को प्यार नहीं कहा जा सकता, तो ये तो उसकी ये तो सेटिस्फेक्शन वो है, मेरी प्यार सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपको थोप रहा है ना, मतलब वो तो आपको ज़बरदस्ती कह रहा है कि भाई जैसा मैं कह रहा हूँ अगर तुमने वैसा नहीं किया, मतलब अपनी मलकियत बनाने की कोशिश कर रहा है। आप उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है। क्या प्यार किसी की प्रॉपर्टी होती है कि आप उसको उसकी ज़िंदगी पे हक जताना शुरू कर दें और आप बोलें जो कुछ है इसकी ज़िंदगी का बस वो मेरा है? ऐसे तो नहीं होता, कोई मलकियत तो नहीं है प्यार। प्यार एक तरह से मैं ये भी कह सकती हूँ कि प्यार जो है वो ये भी तो है कि आपको जो करना है आप करें, आपकी मर्ज़ी, आपको मेरे साथ रहना है रहें, आपको नहीं रहना ना रहें। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और अली, आपके लिए यहाँ पर हमने पेशेंट अरेंज किया है। ये जो आपकी कायरो प्रैक्टिस है, मैं चाहती हूँ जितने भी लोग हैं देख रहे हैं उनको हम एक्सपीरियंस करा सकें और बता सकें, दिखा सकें। अगर कोई माइक है हैंडी किसी के पास तो वो भी मुझे दे दें ताकि जो आवाज़ है, साउंड, वो इजी, बल्कि आपके कॉलर माइक पे क्लियर हो जाएगा। अली आए ना ज़रा यहाँ पर। ये हमारे मलिक साहब हैं, हमारे ऑफिस में होते हैं और हमारी टीम का हिस्सा है और बहुत थके थके रहते हैं और कंधे जो हैं इनके झुक गए हैं ज़िम्मेदारियों की वजह से भी, तो उनको तकलीफ़ भी बहुत है। मलिक साहब, मैं बैठ रही हूँ पीछे हैं, मैं ज़रा आवाज़ें सुनूंगी, इंजॉय करूँगी। जितने आपके कड़ाके निकलेंगे मैं गिन गिन के आपको बताऊँगी कि कितने कड़ाके निकले। मगर आप यकीन कीजिए, डरे नहीं, घबराए नहीं। वैसे आपको कोई दिल का कोई तकलीफ़ तो नहीं है? पक्की बात है? कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई आखिरी ख्वाहिश? नहीं, ऐसे ही पूछा है, बता नहीं दफ़ा करें। इस उम्र में बंदे की आखिरी ख्वाहिश ही कुछ और होती है। मलिक अंकल रेडी हो जाएं जी। जी। अच्छा, ये सिंपल सी सर्वाइकल मैनिपुलेशंस हैं इनकी। हाँ, इसमें वो नहीं है कुछ में, और ये आप परफॉर्म खुद ना करें तो आई थिंक सो बेहतर होगा। ओके, घर में नोबडी इस शुड तरह से, परफॉर्म देयर ओन। हमारे ओके, पास एक अप्रोप्रिएट पोजीशन नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इनको थोड़ा सा रिलैक्स अच्छा। करा दूँ। इजी रिलैक्स, इजी। वाओ, ठीक है। आप कितनी उंगलियां हैं? अभी तक 4 ही चल रही है। अभी तक 4 ही चल रही है। इस्लाम में भी 4 जायज़ है। सही, ठीक है। टू गुड, मज़ा आया आपको है? और कहाँ दर्द है? दर्द तो बहुत है लेकिन आप कमर का दर्द आपको है? नहीं। एक करवा लें। नहीं है मगर करवा लें। शोल्डर वगैरह का होता है। फिर भी इस एज में थोड़ा कमर का भी हो जाता है प्रेशर। हाँ जी, उसके 30 लिए के वो बाद तो वैसे ही कमर में बहुत couch ज़्यादा चाहिए रहती है होगा। प्रॉब्लम है। हाँ जी, लेटना पड़ेगा। लेट जाएं, सीधा या उल्टा? नहीं, ऐसे नहीं, वो प्रॉपर काउच उसके लिए काउच होगा, सारी है? चीज़ें। लाइए जी, काउच ला के दीजिएगा ज़रा। एक अच्छा सा काउच दे दीजिए, लाइए जी। तकिया भी साथ चाहिए? नहीं, बस कुशन की जरूरत नहीं है, बस वो काउच वो दे दे। काउच दे दीजिए। मलिक साहब अपने लिए बिस्तर बिछाइए। चले जी, आ जाएं।
अच्छा, इसमें सिंपल सी मैं कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो गाइड कर देता हूँ फॉर ऑल दोज पेशेंट जो कि सारा दिन बैठे रहते हैं। जैसे अभी भी आप बैठे हैं, तो पोस्चर की अगर बात करें ना, तो थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है यूँ सीधा होकर बैठना है, जिसमें आपके जो आपके कान हैं वो आपके शोल्डर के ऊपर अलाइन होनी चाहिए, आपकी नेक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और उसके बाद ये Okay. कमर जो है ना इसको स्ट्रेट रखना है इस तरह से। तो ये बैठने के कुछ तरीके हैं। अभी फ़िलहाल तो ये उस तरह से नहीं है तो उसको, लेकिन एक दो एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप अपनी कमर दर्द के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपको कमर दर्द के रिलीफ होगा, या आप सारा दिन सिटिंग से आते हैं या आपने ड्राइव किया उस तरह से, तो आप ये एक दो पोस्चर जिनको अडॉप्ट करके अपनी कमर को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, अपनी कमर की तो दर्द को आपने ठीक कर इनको जो सकते हैं। बताया पोस्टर एग्जैक्टली वो स्ट्रेट रख के बैठना है, वो जब बिल्कुल। ऐसे बैठेंगे तो नॉर्मली तकलीफ होगी। जी बिल्कुल, उसमें बैक की आपके भी पेन और शोल्डर का भी जी ज़्यादा आपके मसल जो हैं वो स्ट्रेन में जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो आपको एक थ्रेशोल्ड है, उस थ्रेशोल्ड के बाद वो आपको पेन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बड़े ज़्यादा फिर मसले मसाइल और इस तरह की चीज़ें जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो देखने को मिलती हैं। आप एक दफ़ा उल्टा होकर लेटे, मैं एक सिंपल सी कोबरा एक्सरसाइज है वो आपको बताता हूँ। हाँ जी, इसमें ये है कि आपके ये जो मसल्स हैं, जब सारा दिन आप बैठे रहते हैं इस तरह से झुका के अपने आप को नीचे की तरफ, गोल उसको- कमर हुई हुई है जी इनकी। गोल कमर हुई हुई है, उसको करने के लिए सिंपली कोशिश किया करें कि फॉर 30 मिनट्स फॉर 10 मिनट, जितना भी आप घर में रहते हैं इजी, घर में आप जब आप वापस आएँ तो कोशिश करें अपने इधर चेस्ट के नीचे तकिया रखें और इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को लिटाएं, जिसमें आप टीवी देख सकते हैं, आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका ये कर्व जो है वो मेंटेन रहे। दूसरा, इसमें आप ये एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, यहाँ हाथ रखेंगे आप, मलिक साहब तैरना नहीं है, ये समंदर नहीं है, इस तरह नीला से नहीं, यहाँ से नहीं काउच है, उठाएंगे, पानी नहीं है। इस तरह से ये आप इसको होल्ड करें। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को कहता होता हूँ कि आप होल्ड करें और मुंह में कलमा शरीफ पढ़ लें या दुरूद शरीफ पढ़ लें, बीइंग मुस्लिम्स उसकी भी बरकत इंशाल्लाह होंगी। और बाकी ये है कि इस तरह से आप इसको 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करें Okay. और डीप ब्रीथिंग करें, कोशिश करें जितना हो सकता है अपने मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करें, उसके बाद छोड़ दें। इसको आप 10 से 15 दफ़ा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं एक टाइम में। इसको सुबह मॉर्निंग में नहीं, बेड जब आप उठते हैं तब भी करें, और रात को सोने से पहले भी आप इसको परफॉर्म करें, ताकि वैसे ही आप रहे मलिक साहब, 10 सेकंड्स नहीं हुए। हाँ, नहीं हुए चलें, जब डॉक्टर साहब कहेंगे। अच्छा जी, एनीवे आप इसी तरह इसी पोजीशन में रहिएगा, क्योंकि आपकी कमर का काफ़ी इशू है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि 10 सेकंड से ऊपर भी जा सकते हैं। बात ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कायरोप्रैक्टिस, हम लोग को पता चली इसके बारे में, एक नई रिसर्च है। और इस तरह की चीज़ें अगर कभी आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कोई ऐसे कड़ाके हैं तो प्लीज़ जाके हेल्प लीजिए, मगर माहिरीन के साथ जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं। विल टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और मेरे साथ अब मेरे नए मेहमान हैं, और वो मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे आज हमारी टॉपिक के ऊपर, जो कि टॉपिक है हमारा आज का बचपन की नादान मोहब्बतें और लड़कपन का प्यार, इश्क, व्हाट इज़ लव, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और बहुत से लोग हमें कॉल्स कर सकते हैं यहाँ पर, जिनको अभी तक मोहब्बत की समझ ही कोई नहीं है, और वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हमें तो प्यार हो गया, हमें तो इश्क हो गया, मोहब्बत हो गया। और मोहब्बत कोई ऐसी चीज़ है कि कई साल शादी के गुजर जाते हैं, एक औरत जो है वो एक मर्द के साथ रह रही होती है, बच्चे भी होते हैं, और एंड ये होता है कि वो जो मोहब्बत है वो कोई मोहब्बत नहीं होती, वो एक अटैचमेंट होती है। और वो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें वो औरत ये कहती है कि अब मैं जाऊंगी तो किधर जाऊंगी, मेरा तो कोई और ठिकाना भी कोई नहीं है, तो मुझे फिर इसी इंसान के साथ रहना है क्योंकि गुजारा करना है। मगर वो मोहब्बत नहीं है, वो एक अटैचमेंट की वजह से, और वो एक सिस्टम और माशरे और लोग क्या कहेंगे इसकी वजह से वो साथ रह रही है, मगर वो मोहब्बत नहीं है। एक जगह पे एक लड़का जो है वो एक लड़की से शादी कर लेता है, इस वजह से भी कि उसका जो दोस्त है कॉलेज में वो उसके ऊपर नज़र रखता था, वो उसको पसंद करता था, उसको फॉलो करता था, उसको फ़ोन करने की कोशिश करता था, उसके घर के चक्कर लगाता था। और वही लड़का जो है, उसका दूसरा जो दोस्त है, वो ये सारी सिचुएशंस को देख रहा था, और बीच में वो पता नहीं कौन सी जेलसी फैक्टर लेके वो पहले रिश्ता लेके उस लड़की के घर चले जाता है और उस लड़की से शादी कर लेता है। वो एक ईगो की वजह से, वो एक जेलसी की वजह से, वो एक पहल की वजह से, और बाद में उसको पता चलता है ये तो मेरी मोहब्बत ही कोई नहीं है, और बाद में उसको किसी और से इश्क हो जाता है, किसी और से मोहब्बत हो जाती है, एक और अट्रैक्शन हो जाती है। तो अट्रैक्शन, इन्फैक्चुएशन, ये मोहब्बत, व्हाट इज़ लव एंड हाउ यू फाइंड इट, इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए आज हमने हमारे माहिरीन जो है उन लोगों को बुलाया। हमारे साथ मौजूद है
प्रोफेसर अर्शा मुनीर और उन्हीं के साथ हैं हमारे पास डॉक्टर आफाफ मंजूर। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को वेलकम कहूँगी अपने प्रोग्राम में। और आज का टॉपिक बहुत स्पेशल है। इसकी मैं तो कहूँगी कि मैंने ये वाहिद टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने कोई तैयारी नहीं की और मुझे बहुत दिल था कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात करना है। कि बहुत से शोज़ मैंने देखे जिनके ऊपर मोहब्बत पे कोई बात नहीं करता और मोहब्बत समझ कोई आती नहीं है, मगर ये कि एक होता है ना कि आप किसी को मुसल्लत कर देते हैं किसी की ज़िंदगी के ऊपर और आप उसको अपनी एक आप कह सकते हैं कि फैमिली इन्वायरमेंट और उन सब में लेके कि बचपन से बात तय कर दी, उधर शादी कर दी, मगर वो जब मोहब्बत ही नहीं होती है तो फिर वो एंड में पता चलता है कि भाई ये सिचुएशनल लव है, ये तो बस हम एक अंडरस्टैंडिंग के वजह से रह रहे हैं और हम अपनी पेरेंट्स की वजह से रह रहे हैं। तो अब आप सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये बताइएगा, आपसे शुरुआत करूँगी, मोहब्बत क्या है? पहले तो ये बताइए, क्या मोहब्बत जो बहुत छोटी सी उम्र में होती है, जो एक 16-17 साल की उम्र में होती है, सबको होती है, एक अट्रैक्शन होती है। आप बीइंग अ गर्ल, मैं अपने हिसाब से स्टार्ट करती हूँ कि आप किसी लड़के को देखते हैं, आप स्कूल में होते हैं, कोई 9 क्लास 10 क्लास 8, तो किसी लड़के को देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको फिर दोबारा देखने को दिल करता है, आपको एक अट्रैक्शन सी फील होती है, अजीब से केमिकल रिएक्शन शुरू आते हैं उस एज में, 16-17 साल की उम्र में। तो क्या ये जो अजीब से ख़यालात और केमिकल रिएक्शन पूरे बॉडी में हो रहे होते हैं, किसी को देख के एक अट्रैक्शन हो रही होती है, उसको देखने का दिल करता है और उससे बात करने का दिल करता है, और एंड में पता ये चलता है कि भाई जब उसकी असलियत सामने आती है कि भाई ये तो लड़का बुरा है, ये तो गलत सोचता है, नशई है, तो एकदम से उसको कहते हैं ये दफ़ा, ये क्या लड़का है, ये कोई दफ़ा जाए हमारी ज़िंदगी। तो ये किस किस्म का प्यार है? फिर ये प्यार कहाँ है? देखिए, ये जो छोटी उम्र की मोहब्बतें होती हैं ना, ये बड़ी नेचुरल हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने सब लोगों के दिल के अंदर मोहब्बत डाल के उनको बनाया है। अच्छा, अब होता ये है कि जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं तो टाइम स्पैन 10 साल का है, फिर कॉलेज का 2 साल का है, फिर यूनिवर्सिटी का 4 साल का है। तो हमने फेजेस डिवाइड किए होते हैं कि अच्छा स्कूल में है, मुझे कोई अच्छा लग गया, वो मेरे तख़य्युल में है, मैं उसको सोच रही हूँ और इतना सोच रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उससे रोज़ मिल रही हूँ। अगर वो मेरा क्लास फेलो है तो मैं उससे रोज़ मिल रही हूँ और रोज़ मिलने की वजह से वो इन्फैचुएशन हो जाती है और लड़कियों को लगना शुरू हो जाता है कि ये मुझे पसंद है, लेकिन वो अपने अंदर झांक कर नहीं देखती कि ये मुझे कितना पसंद है, क्या मैं इसकी तमाम इम्परफेक्शंस के साथ इसको कबूल करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता जब हम उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो इम्परफेक्शंस वाजे होती चली जाती हैं। जब वो वाजे हो जाती हैं उसके बाद हमें उससे थोड़ी सी चिढ़ चढ़नी शुरू कर दी, यार ये क्या है, ये मुझे रोक टोक रहा है, मुझे कपड़े नहीं पहनने दे रहा इस तरह के, या मुझे यहाँ नहीं जाने दे रहा, या मुझे किसी और लड़के से बात नहीं करने दे रहा। फिर हमें मतलब अपनी मलकियत बनाने की कोशिश करें। तो मोहब्बत के अंदर आप मलकियत नहीं बनाते, आप अपने जिससे मोहब्बत करें ना, जो आपका महबूब होता है, उसको आप आज़ाद छोड़ते हैं। ये देखते हैं कि वो कहाँ तक जा रहा है। वो कहते हैं ना कि लौट आया तो मेरा, ना लौटा तो वो किसी और अरे का। वाह, ठीक है, तो आप उसको आज़ाद छोड़ें। आपको मोहब्बत में इंसान को आज़ाद छोड़ना चाहिए, और अगर आप आज़ाद नहीं छोड़ेंगे तो वो मोहब्बत नहीं है। किसी को कैद में रखना ये मोहब्बत नहीं होती। वो क्यों कहते हैं कि परिंदों को आज़ाद कर दें ताकि वो भी मोहब्बत की फ़िज़ाओं में उड़ते रहें। इसलिए आपने ज़मीन पे रह के भी जो मोहब्बत करनी है ना, उसको आज़ाद कर दें। आप ये तो देखें वो कितनी दूर तक जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्योंकि जब हमने शो स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम इंट्रो कर रहे थे, मैं आपको भी शामिल करना चाहूँगी प्रोग्राम में। अफाफा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोगों से मैंने जब यहाँ पे पूछा कि व्हाट इज़ लव, क्योंकि मैं कैमरे के पीछे जितने लोग हैं उनसे तो मुखातिब एक साथ ऐसे नहीं हो सकती थी कि जो मैं कह रही हूँ मुझे उनकी आवाज़ तो नहीं आ रही, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जितने लोग थे उनसे सवाल पूछ लिया। किसी ने मुझे कहा मोहब्बत जो है वो दास्तान है, किसी ने मुझे कहा मोहब्बत जो है वो एक आदत है, किसी ने मुझे कहा मोहब्बत जो है वो मजबूरी है, किसी ने कहा मोहब्बत जो है एक अटैचमेंट है। तो व्हाट इज़ लव आपके हिसाब से? देखिए, जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा कि इट्स नेचुरल, हमारे जो भी जज्बात होते हैं उसमें एक नेचुरल जज्बा है, इमोशन है। लेकिन ये कहा जाता है कि जितने भी हमारे जज्बात हैं उसमें एक अगर आसमानी कोई जज्बा है ना, तो मोहब्बत है। ठीक है, और मोहब्बत हम लेके पैदा होते हैं, यानी हमारे जो जज्बात जितने भी हमारे साथ आते हैं उसमें एक मोहब्बत भी होती है। और जैसे जैसे हमारी लाइफ ट्रांजिशन फेजेस में जाती है, डिफरेंट फेजेस में, तो हमारी मोहब्बत की डिफरेंट फॉर्म्स भी चेंज होती जाती हैं। यानी कोई जैसे कहता है ना मैं किताबों से प्यार करता हूँ, तो किसी को किताबों से प्यार हो सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल होता है ना, होता है, अटैचमेंट है। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा उस किताब के साथ हो रहा है। मगर क्या तो वो मोहब्बत प्यार हो जाती है? वो प्यार है, किताबों से प्यार है? वो तब तक प्यार है जब तक उसको कोई मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं मिले। मतलब उसको जब तक कि कोई और दूसरी किताब पढ़ने को नहीं मिलेगी तब तक वो उसके साथ अटैच रहेगा। तो ये अटैचमेंट है, ये ये प्यार attachment नहीं है, ये प्यार मैं ये नहीं। चाह रही हूँ कि आप मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से समझाएं ताकि लोग
जो देख रहे हैं उनको भी समझ आए, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता प्यार क्या है, और प्यार कर बैठते हैं और कहते हैं प्यार में तो बस हम जान दे देंगे, या फिर तुम ये नहीं कर सकती, जैसे तुम्हें काम छोड़ना पड़ेगा, तुम ये नहीं पहन सकती, तुम घर नहीं जा सकती, तुम अपने मैके से नहीं मिल सकती, तुम जॉब नहीं कर सकती, तुमने ये नहीं करना, ऐसा होगा तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये सारी अनापरस्तियाँ जो एकदम से चीज़ में बीच में आ जाती हैं, तो ये मोहब्बत तो नहीं है, फिर ये क्या है? फिज़ा, मैं थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करूंगी। जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि हम जो जवानी की मोहब्बत या लड़कपन की मोहब्बत, बिल्कुल। तो जैसे मैंने भी इब्तिदा में कहा कि हमारी डिफरेंट फेजेस के साथ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारी मोहब्बत की फॉर्म्स भी चेंज होती रहती हैं और उसमें मैच्योरिटी भी आती है। क्योंकि हमने ये कहते हैं कि लड़कपन में जो मोहब्बत की वो हमारी बाद में जाके वो टर्न ओवर हो जाती है, हमें लगता है कि ये तो मोहब्बत नहीं थी, शायद अब हमें मोहब्बत हुई है। क्योंकि हमारा जो एक्सपोजर है, हमारा इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ, हमारा ऐड ऑन होती जाती हैं चीज़ें, हमारा इकोसिस्टम जो है वो डेवलप होता जाता है, तो हमारी मोहब्बत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं या अंडरस्टैंडिंग अबाउट लव वो भी चेंज हो जाती है। अच्छा, अगर बायोलॉजिकली मैं आपसे शेयर करूं, हार्मोनल चेंजेस भी तो होते हैं। यस, यही मैं इसी पे आने लगी हूं। एक मैंने जैसे बोला था केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तभी तो एक अट्रैक्शन किसी को देख के बार बार देखने का दिल कर रहा होता है कि हाय मुझे देख क्यों नहीं रहा, या फिर उसको देख के कुछ अलग से अजीब से तासुरात शुरू हो जाते हैं, पूरी बॉडी में रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दैट। देखिए, ये जो मोहब्बत या प्यार वाला ये जो अट्रैक्शन वाला जो हार्मोन है ना, ये सबसे ज़्यादा पीक में होता है जब आप टीन एज या लेट टीन एज से और अर्ली अपनी 20s की एज में होते हैं। ओके, अच्छा, फीमेल और मेल दोनों में डिफरेंट, जिसको पहली मोहब्बत कहा जाता है वो ये टीन एज वाली कहानी। मैं उसको आप बताती हूँ, मोहब्बत की 3 स्टेजेस जो हैं वो रिसर्च जो बताती है कि मोहब्बत जो है या लव जो है उसकी 3 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, यस। तो जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें कि बहुत पीक पे वो वाले सारे केमिकल्स ब्रेन से रिलीज हो रहे होते हैं, वो टीन एज होती है या अर्ली 20s की अच्छा, एज। मेल और फीमेल दोनों का टीन एज वाला है। और ये वो केमिकल्स हैं जो कि नेचुरली ना सिर्फ इंसानों में बल्कि जितने भी मेमल्स होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। ओके, अच्छा, ये जो स्टेज है दिस इज कॉल्ड द लस्ट स्टेज। जैसे आपने कहा कि आपने किसी को देखा, आपको एकदम से अट्रैक्शन फील हुई, आपको दिल चाहा कि मैं इसको देखूं या ये मुझे देखता रहे या मैं इसके साथ टाइम स्पेंड। ये सारी रात फोन पे बातें कर रहे हैं और बस आवाज अच्छी लग रही है, सुनने का दिल कर रहा है। ये अभी नेक्स्ट स्टेज है। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेज में आपको सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, या यू थिंक दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट और ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, अब सेकंड स्टेज जो आती है ना वो आती है अटैचमेंट की। इस पे हम बात करेंगे। सेकंड और थर्ड स्टेज अभी बाकी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक हमें ज्वाइन कीजिए। आपके काम की बात हो रही है। प्यार हर उम्र में होता है, चाहे वो टीन एज हो, चाहे मिड एज हो या फिर ओल्ड एज, तो हर तरीके से मोहब्बत को आजमाया जाता है, मगर वो आजमाने के लिए क्या सेंस है, क्या सही है, क्या गलत है। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हमारे जो माहिरीन यहाँ पे बैठे हैं, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है मोहब्बत। और मोहब्बत के जो 3 स्टेजेस हैं वो हमें बताए गए हैं अभी। और मैं आपसे बात भी करना चाहूँगी। मुझे अफाफा आप बता रही थी कि मोहब्बत का जो पहला स्टेज है वो है टीन एज में होता है और वो लस्ट है, तो इसको ज़रा आगे स्टेज पे आगे लेके चलते हैं। सेकंड स्टेज कौन सा है एंड देन थर्ड? अच्छा, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं फिज़ा, ये स्टेजेस लाइफ में किसी भी एज में आ सकती हैं। ओके, ठीक है। यानी ये इसका ये ताल्लुक नहीं है कि सिर्फ टीन एज में हो। हाँ, टीन एज में फर्स्ट वाली स्टेज जो है बहुत पीक पे होती है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं, केमिकल्स आपके ब्रेन से बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं दीज आर मोर अबाउट बायोलॉजिकल। अफसानवी तौर पे तो हम बहुत बात करते हैं, या फिलोसफिकली तो मोहब्बत को बहुत डिस्कस करते हैं। सो बायोलॉजिकली जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फेज़ जो है उसको हम कहते हैं लस्ट का फेज़। जो सेकेंड फेज़ उसके बाद स्टार्ट होता है वो होता है अट्रैक्शन का फेज़। अट्रैक्शन के फेज़ में वो वाले हार्मोन जिसमें आपने डोपामाइन वगैरह का बहुत जिक्र सुना होगा कि आप जब बहुत हैप्पी फील कर रहे होते हैं, आप किसी के साथ जो है वो अट्रैक्शन फील कर रहे होते हैं और आप उसमें ब्लश कर रहे होते हैं, आपकी गालें ब्लश कर रही होती हैं, बाज़ औक़ात आपके हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, आपके हाथों में स्वेटिंग हो रही होती है, तो उस टाइम पे ये वो वाले सारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं जब आप उसके साथ अट्रैक्ट होते हैं। ये सारा वो वाला स्टेज है, ये वो वाली स्टेज है जब आप मतलब बिल्कुल अभी नया जिसको कहते हैं ना मोहब्बत का आगाज़ है। हाँ, तो उसमें अच्छा, इस स्टेज में ये भी तो होता है ना कि यार इसने किसी और से बात कर ली तो दिल को कुछ हो जाता है कि यार हमारी मोहब्बत हमारे हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल, वो यानी जरा सी मूवमेंट जो है ना महबूब की महसूस होती है आपको। हाँ। कि यहाँ से वहाँ गया तो वो एकदम से दिल धड़का, कहीं नजर आ गया तो पोजेसिव हो जाते हैं। यस यस, इसको ये भी कह सकते हैं शुरू हो जाता है। जो सेकंड स्टेज है, मतलब आप कहती हैं कि वो दैट इज अबाउट अट्रैक्शन। यानी आपकी अट्रैक्शन उसमें इतनी ज्यादा हो जाती है कि कुछ भी जो है उसका आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा था अभी लंबी आप रात पे फोन पे बातें करना शुरू कर देते हैं, वो ये सेकंड स्टेज, वो सेकंड स्टेज है। उसमें इस प्रोसेस में आपके ब्रेन से केमिकल डोपामाइन रिलीज होता है जो कि आपको कंटेंटमेंट देता है, सेटिस्फैक्शन देता है। मोहब्बत बता रही है ये किसी भी एज में, यानी जब भी हो, यानी लव की सेकंड स्टेज है। अच्छा, ठीक है, यानी आप जब कहते हैं ना मोहब्बत की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ना, तो आपने ये दूसरी सीढ़ी आप समझ ले चढ़ ली।
अच्छा, और ठीक है? थर्ड अब जब तीसरी स्टेज आप कह लीजिए स्टेप जो है, दैट इज़ लाइक अटैचमेंट। दिस इज़ बिट डेंजरस, जिसमें आप कहते हैं ना कि आप इतना अटैच होते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं। यानी आप कहते हैं कि अब जब उससे बात नहीं हो रही तो करार नहीं आ रहा, हाँ। सुकून नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब ये इसको हम ये भी कहते हैं कि इट्स लाइक एन इमोशनल ड्रग। अच्छा, इसमें वो वाली फीलिंग्स होती हैं जैसे आप किसी ड्रग में या एडिक्शन में होते हैं और आप वो नहीं कर पाते, तो आपको उसके लिए बेचैनी और बेताबी होती है। मतलब and you ये feel फिर ये भी तो बात हो गई uncomfortable। ना डॉक्टर साहब, एक बात है, एक नशा ही है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल। वो उसको अपनी उस नशे से मोहब्बत है और वो ये कह रहा है कि मैं जो हूँ ना उसको छोड़ नहीं सकता छोड़ क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। मोहब्बत है। तो ये अब वो एक लड़की के लिए भी कह रहा है कि भाई मुझे तुम्हारी आदत है। असल में तो देखिए मैं ना, वो तुम्हें छोड़ नशा नहीं क्या है, सकता, वो तुम- नशा ये है कि वो आपके ब्रेन से वो वाले केमिकल्स रिलीज करता है जो कि आपको उसके लिए उसकी चाहत या ख्वाहिश तो पैदा ये होती है। ये वही मोहब्बत है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो क्या बिल्कुल। उसको मोहब्बत है, जैसे उसको अपने नशे से मोहब्बत है वैसे उसको यस, दिस इज शख्स से मोहब्बत है, उस औरत से, अब औरत को मर्द से। मर्द से मोहब्बत है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब ये वाले जो है ना बहुत इमोशनल डेंजर स्टेज है जिसको हम इमोशनल ड्रग भी कहते हैं। अब यहाँ पे आके जो हमारे नौजवान जो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो इसमें ड्रैग कर जाते हैं, वो इसमें फ्लोट कर जाते हैं, यानी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छा, इस मेरे stage साथ को। एक और मेरी मेहमान है जो मिसेस खान है। शी इज़ वेरी फेमस, एवरीबडी नोज अबाउट। कराची से उन्होंने भी ज्वाइन किया है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आज याद ही नहीं रहा कि आज मेरा प्रोग्राम है। आई जस्ट वोक अप, मुंह पे छींटे मारे, कपड़े पहन के बैठ गई हूँ। आप वैसे ही इतनी प्यारी हैं, आपको किसी भी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आप हर हाल में अच्छी लगती हैं मिसेस खान। ये बताइए कि आज हम जो आपसे thank बात you. करने लगे मिसेस खान, ये तो आपको भी पता है कि हम मोहब्बत के ऊपर बात करेंगे आपसे। तो मुझे लगता है आपसे बेहतर कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा कि ये जो यंग जनरेशन में मोहब्बतें हो रही हैं और लड़कपन की जो मोहब्बतें होती हैं, फिर शादी होती है, फिर बहुत जल्दी घर बस जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, फिर वो एकदम से पता चलता है कि मोहब्बत तो ये कुछ भी नहीं है, बस हम अटैचमेंट के थ्रू रह रहे थे, फैमिली के डर से, माशरे की घबराहट की वजह से रह रहे थे कि छोड़ देंगे तो क्या होगा। तो ये तलाक़ें भी फिर बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो ये आप बताइए कि बच्चों को क्या गाइड करेंगी आप इस बारे में? अच्छा, ये एक्चुअली ये लव फॉर अ शॉर्ट टाइम होता है। एको बहुत हो रहा है, बहुत एको हो रहा है, मेरी आवाज़ बार बार आ रही है वापस। अच्छा, ये कहता है इन्फैचुएशन, इसको इन्फैचुएशन कहता है। ये इन्फैक्चुएशन वाला, फर्स्ट साइट लव होता है, फर्स्ट साइट लव होता है। वो आपको एक लड़की बस पसंद आ जाती है, बस बेवजह, या तो उसका हुस्न अच्छा लगता है या उसकी बातचीत कोई अच्छी लगती है, आप उस पर मर मिटते हैं और उस वक्त करने को कुछ नहीं होता है, पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, बस वो एक लड़की के पीछे लग जाते हैं। उसको अपना दीन ईमान, उसको खुदा मानने लग जाते हैं। वो समझते हैं अगर ये बच्ची हमें, लड़की हमें नहीं मिलेगी तो हम शायद मर जाएंगे। हकीकत में वो उसी तरफ चल पड़ते हैं कि ये हमने हासिल करनी है बाय हुक और क्रोक। अच्छा मिसेस खान, आप देखिए आपका तो एक्सपीरियंस भी है, आप बहुत सारे रिश्ते करा रही होती हैं, बहुत से घर बसाए हैं आपने। मुझे ये बताइएगा कि एक लड़के को एक लड़की में क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए और एक लड़की को लड़के में क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए, तो फिर आगे इसको प्रोसीड करना चाहिए। ये हमारे यंगस्टर्स को प्लीज़ आप बताइए ताकि उनको पता चले कि उनकी शादी के लिए सही चॉइस क्या है। देखिए, अभी तो वो यंग होते हैं, अभी तो उनको इतनी समझ ही नहीं होती है, कोई उनको समझाने वाला ही नहीं होता कि अंदर, आपके अंदर क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए आपके अंदर, आपको कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आप इतने कैपेबल हैं कि कमा सकें, या आप अपने माँ बाप के पैसे के ऊपर डिपेंड करेंगे, या वो पॉकेट मनी देंगे, या वो अपनी बीवी को भी पॉकेट मनी देंगे। तो फिर इस तरह की शादियाँ चल सकती हैं। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट मैच्योर, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर स्टडीज़, भले आपको कोई भी लड़की कितनी पसंद है, आप बिल्कुल ना शादी करें जब तक आप सेटल्ड ना हो लाइफ में। अच्छा, तो मिसेस खान ये ऑब्जर्व करना, ये जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, ऑब्जर्वेशन वाला जो टाइम होता है जिसमें देख रहे होते हैं, चेक एंड बैलेंस हो रहा होता है कि लड़का क्या करता है, कोई बुरी आदत में तो नहीं है, या फिर उससे बात करना, उसको समझना, उसको सुनना, उसकी रूटीन देखना, इज़ दैट ऑल ओके? ये सब करना चाहिए बिफोर शादी? वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और हम बात कर रहे हैं मोहब्बत के ऊपर।
अच्छा जी, आप मुझे बताइए, अब तो डॉक्टर भी हैं, आप तो पढ़ाती भी हैं, आप तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि काउंसलिंग भी करती हैं, लोग आपसे आके पूछ रहे होते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं कि हमें इश्क हो गया है, हम प्यार में मुब्तला हैं, आप हमें बताएं कि हम उससे ज़्यादा मोहब्बत कर लें, हम उससे शादी कर लें, हम पहल कर लें, तो किस किस सिनेरियो के लोग आपके पास आते हैं, किस तरह के केसेस देखती हैं आप? फिज़ा बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत वर्स्ट केसेस भी आते हैं। really? पहले तो लोग आके अपने कुछ अफेयर्स की डिस्कशन कर लेते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझ पे वो कोई पाबंदियां लगा रहा है, तो मैं उसको कैसे डील करूं, उसके हवाले से उनको काउंसल करते हैं। मैंने ऐसे केसेस भी डील किए हैं कि जहाँ पर बच्चियाँ शादी करके आ जाती हैं, छुप के शादी कर लेते हैं, पेरेंट्स को नहीं पता होता, और उसके बाद वो जो एक इन्फैचुएशन का एक जो पूरा पीरियड होता है वो गुजर जाता है। उसके बाद जब वो सामने आती हैं, लड़के की असलियत सामने आना शुरू हो जाती है, और लड़की तब उस लड़के से दूर भागना शुरू करती है। फिर वो आके पूछते हैं कि अब हमने डिवोर्स कैसे फाइल करनी है। अल्लाह, उसने मुझे यहाँ पे जाने से रोका, उसने मुझे यहाँ पे जाने से रोका। अब वो इंटीमेसी भी ख़त्म हो गई और वो एम्प्टी लव में शिफ्ट हो गए हम। अच्छा। ठीक है, अब हमने डिवोर्स कैसे फाइल करनी है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जिसके अंदर लड़कियों ने छुप के शादी की और उसके बाद डिवोर्स भी ले ली और फिर हक महर भी लिखवाया, 25 लाख 15 लाख, और फिर लोग ख़वातीन से भी जान छुड़वाने के लिए वो हक महर पे करते हैं। अच्छा। और फिर कई लड़कियां तो मेंटल स्ट्रेस का इतना ज़्यादा शिकार हो जाती हैं कि वो अस्पतालों तक पहुंच जाती हैं। या अल्लाह। उनके पेरेंट्स समझते हैं कि शायद इनको कोई फिट्स पड़ रहे हैं या कोई ऐसी बीमारी हो गई है या इन पे किसी ने जादू कर दिया, बट वो जादू नहीं होता, वो एंजाइटी स्ट्रेस होता है जो कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। हाँ। इस तरह के भी वर्स्ट केसेस आए और उसके बाद जब वो सब कुछ अपना लुटा बैठते हैं तो फिर वो डिवोर्स फाइल करते हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी एक खाली डिब्बे की मानद होती है जिसके अंदर हवा के अलावा कुछ नहीं होता। आय हाय। अच्छा, कुछ केसेस इस तरह के भी होते हैं, ये भी आपको मुझे लगता है प्रोग्राम में जल्दी से मैं शामिल कर लूँ कि कुछ लड़के जो जॉब वॉब नहीं करते, उनके पास पॉकेट मनी या कोई ऐसे अखराजात उठाने के लिए कोई कुछ नहीं होता, तो वो किसी लड़की को ऐਵੇਂ ही फजूल में पटा लेते हैं, फंसा लेते हैं कि भाई लड़की जो अपने माँ बाप से पॉकेट मनी ला के देगी या चोरी करके ला के देगी या अपने माँ बाप के कोई जेवर जो है वो मुझे ला देगी, मैं कोई ऐसी रिक्वायरमेंट कर दूंगा तो मैं वो बेच के जो है ना अपनी ये सारे शौक़, अपने दोस्ती यारी के, मैं कोई बाइक ले लूँगा, मैं गाड़ी ले लूँगा, मैं यूँ कर लूँ, इस तरह के डिमांडिंग वो शुरू कर देते हैं मोहब्बत के नाम पे कि मैं तुम्हें प्यार तो मैं तुमसे बहुत करता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं इस्टेब्लिश नहीं हूँ, मैं अब्बू से ले नहीं सकता, मगर तुम अगर कुछ कर सकती हो तो तुम कर दो, मैं फिर बाद में तुम्हें दे दूँगा जब मेरे माँ बाप को पता चल जाएगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ और मेरे पास सब कुछ है और तुम्हें मैं रखने के लिए तैयार हो जाऊँगा, उस घर को बना लूँगा ये वो। तो लड़की से जो है ना वो ईटना शुरू कर देता है, पैसे वैसे निकलवाना शुरू कर देता है और लड़की को समझ नहीं आती और लड़की को लग रहा होता है मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो वहाँ से लुट रही होती है, अपने घर वालों को भी लुटा रही होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है? देखिए वही बात है नहीं, फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली बात शुरू हो जाती है ना, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जब इतने अटैच हो जाते हैं तो आप किसी भी एक्सट्रीम पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और आप इवन शादियां भी कर लेते हैं और अगर कुछ शर्तें रख दी जाती हैं, जैसे आपने कहा कि ये कर दिया जाए तो वो कर दिया जाए, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी कोशिश करनी चाहिए कि हमें यंगस्टर्स को इस टाइम पर ये समझाने की ज़रूरत है कि आप जितनी कोशिश करें इस सिचुएशन को अवॉइड करें, यानी आप मैक्सिमम इससे बचें। अब उस पर भी मैं आती हूँ, लेकिन वही बात कि हमें बड़ा खूबसूरत लगता है कि किताबों में फूल रखना भी बड़ा अच्छा लगता है और जो है जज्बात का शेयर करना, ये सब कुछ, लेकिन वो शायर कहता है ना कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, मत पढ़ो इश्क के अज़ाबों में, उम्र कटती है उनकी कांटों पर, फूल रखते हैं जो किताबों में। तो ये वही बात है कि फिर उम्र आपकी कांटों पे ही कटती है, यानी आपने वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इंजॉयमेंट का पीरियड तो गुजार लिया, जस्ट एक उसको अपना ज़िद पूरी करने के लिए, जैसे भी मिसेस खान भी कह रही थी कि जी लड़का चाहता है कि बस मैं इसको हासिल कर लूँ या लड़की चाहती है कि मैं हासिल कर लूँ, मेरा अल्टीमेट गोल ये है। असल मसला ये है कि हमारे यंगस्टर्स को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपका इस टाइम फोकस क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है। हमारे यहाँ गाइडेंस की कमी है, हमारे यहाँ जैसे अभी मिसेस खान ने भी कहा ब्रेक में, कह रही थी कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें पोर्ट्रे की जाती हैं दे आर नॉट गुड, वो उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। पेरेंट्स की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जैसे फ़ीमेल्स हैं, लड़कियां हैं ना, उनको तो मैं ये कहती हूँ कि पेरेंट्स को बहुत मोहब्बत से पालना चाहिए, मेरी बात एक उन्हें बहुत प्यार से पालना चाहिए। छोटा सा मैं एक ब्रेक लेना चाहूँगी, मैं ऑडियंस को भी यहाँ पे शामिल करना चाहूँगी। हमारे बच्चों को, ये सवाल भी आपके लिए अर्शा जी, हम हमारे बच्चे को या बेटी जैसी घर में पैदा होती है, छोटी सी होती है, हम पहले तरबियत जो एक वो मैं बात करती हूँ ना कि माँ ने जो तरबियत अपने बच्चे को देनी है, तो बेटी अगर घर में पैदा होगा तो बचपन से उसको ये बताया जा रहा होता है, उसके कान में उसको सुनाया जा रहा होता है कि तुमने कल को शादी करके किसी के घर जाना है, तुम्हारी शादी होनी है, तुम
तुम्हारे लिए ऐसा लड़का लेकर आऊंगी, तुम्हारे लिए ऐसे शहजादे से शादी करूंगी। अच्छा फिजा, तुम्हारी यहाँ तक शादी 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 बिल्कुल। क्यों है? अच्छा, सिर्फ ये क्या नहीं शादी के सिखाया अलावा जाता। हम कुछ और नहीं सिखा सकते? हम जी, बचपन इसके से अंदर यही चीज exposure सिखा रहे हैं, तो वो जब लड़की लड़कपन में आ रही है तो वो शादी के ख्वाब देखेगी ना, उसके जो वो हार्मोन्स हैं वो सब जाग जाएंगे ना, वो केमिकल रिएक्शंस उसको तंग करेंगे। फिर यहाँ पे हमारी ना तरबियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ लड़की को शादी बताया होता है कि तुमने शादी करनी है, हमने कभी भी उसको ना वो एक्सपोजर नहीं दिया होता। हमारे अंदर कम्युनिकेशन गैप बहुत है पेरेंट्स में, और स्पेशली फीमेल्स जो हमारी बच्चियाँ हैं, कम्युनिकेशन गैप तो बहुत इतनी ज़्यादा छोटी उम्र है। के बच्चों से फिर ये बात नहीं करनी चाहिए ना, नहीं करनी उसको चाहिए, ये इस तरह बताना नहीं करते चाहिए ना, ना कि इस तुम्हारे तरह- गोल्स हैं, तुमने अचीव करना है, तुमने ये बनना है बेटा, तुमने कुछ आगे खड़ा फिजा, होना ये है अपने सिर्फ पैरों इस पर, तरह मगर नहीं ऐसी को करते बात ही हम। नहीं की जा रही होती है। ये सिर्फ हमने यहाँ तक नहीं actually करते। देखा, डॉक्टर साहिबा सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, हमने एक ब्रेक के जी। बाद मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हम बात कर रहे हैं मोहब्बत के ऊपर। अच्छा डॉक्टर अर्शा, मुझे आप ये बताइए फिर, ये जो आप कह रही हैं कि इतनी जल्दी जो है ये मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, तो फिर अगर मोहब्बत हो रही है और लोगों को लगता है कि बस इश्क हो गया है और बस ये शादी होनी है, तो क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए? लड़की को लड़के में, लड़के को लड़की में, प्लीज़ एक्सप्लेन। देखिए, दोनों का मैच्योर होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि लाइक माइंडेड होने चाहिए, कभी भी दो लोग लाइक माइंडेड एक साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हमेशा ओपोजिट अट्रैक्ट्स। तो उसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे में नहीं होनी चाहिए। ओह, जो एक में क्वालिटीज़ हैं वो दूसरे में नहीं होनी चाहिए। अगर आपको हरा अच्छा लगता है तो उसको हरा ज़रूरी नहीं है कि इट्स अच्छा नॉट लगे। नेसेसरी। अच्छा, तो आपने डिफरेंट कलर्स है ना, मोहब्बत आपको ना जीना सिखाती है, मोहब्बत आपको पाबंद रहना नहीं सिखाती। हाँ, पाबंद आप सिर्फ उसी शख्स के होंगे जिससे आप असल में मोहब्बत करते हैं। इन्फैचुएशन इज़ ऑल अबाउट लस्ट। इन्फैचुएशन सिर्फ लव एट फर्स्ट साइट है, आप कुछ देर अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ यार ये अच्छा है, इसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो मैं देखती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ आजकल क्वालिटीज़ क्या हैं लोगों के अंदर, लोग क्या चाहते हैं, उन क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए? आजकल आपको पता है लड़कियाँ चाहती हैं कि लड़का सिर्फ अमीर होना चाहिए। शी हैज़ नथिंग टू डू कि वो कितना मैच्योर है, वो कितना पढ़ा लिखा है, पैसा है तो ठीक है, अदरवाइज बहुत सही वाली बात की है। लड़की को बहुत ज़्यादा मोहब्बत इसलिए हो जाती है किसी लड़के से, कि उसके अगर वो पास ये देखती है पैसा उसके पास बहुत गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में बड़ी गाड़ी पे आया है, अपने ड्राइवर के साथ आया, किट में आया, बड़ा अच्छा परफ्यूम यूज़ किया हुआ है, ब्रांडेड घड़ी पहना है, जूते पॉलिश पहने, ऐसे ही है। ऐसा ही है। इसको और क्या दूसरा कहेंगे फिर आप? हमारी जो ख़वातीन हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, वो दूसरी लड़कियों को फिर ये कहने पे मजबूर हो जाती हैं कि यार मोहब्बत से पेट थोड़ी भरते हैं, पेट तो पैसे से भरते हैं। फिर वो शिफ्ट होती हैं पैसे वाले की तरफ। अच्छा, और ये हो तो रहा बात है, वो जो मोहब्बत है वो वहीं रह गई, वो वहीं मोहब्बत का रह पता ही गई। कुछ नहीं मोहब्बत चला। एक ऐसा जज्बा इंसान को जीना सिखाता है। आप टेक्सटिंग भी कर रहे हैं तो आप हंस रहे हैं, हाँ, आपको तो जीना सिखा रहे हैं, आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एटलीस्ट कि आपको जीना सिखाया जा रहा है। और मोहब्बत हमेशा आपको अल्लाह ताला तक भी ले जाती है, जो असल मोहब्बत होती है। दुनियावी क्या मोहब्बत दूसरे की खुशी में खुश होना ये मोहब्बत मोहब्बत तो कहलाई? है ही किसी की खुशी में खुश रहना। जो उसने कहा आप उसके पाबंद तो हैं। अब ये मैं आपको, मुझे क्योंकि जो समझ नहीं आई, मैं अब इसको ज़रा थोड़ा सा एक अपने मिसाल में भी पूछना चाहूँगी। एक बंदा है, वो सिगरेट पीता है जी, वो, उसको सिगरेट पीने में खुशी हो रही है, ठीक है, मगर मुझे देख के नहीं अच्छा लग रहा है। मैं उसको कह रही हूँ नहीं यार तू पी, सारी रात आपने तू पसंद ही सुट्टा उसको पी यार, सिगरेट तू पीते खुश है हुए ना, किया। मैं तेरी खुशी में खुश हूँ, तू पी। नहीं, तू हाँ, ऐसा सिगरेट होना पूरा चाहिए। दरख्त जला के पी जा, तो ये ऐसा इसमें होना मुझे चाहिए। खुशी, मतलब ऐसा ये होना- प्यार, देखें अगर किसी वो की सिगरेट खुशी पी में रहा है खुश ना, होना, मुझे ये समझ नहीं आई। आपको पता था ना कि वो सिगरेट पी रहा है, आपने उसको वैसे पसंद किया। अब जब वो आपकी दस्तरस में है तो फिर आप उसको क्यों कह रहे हैं कि ये सिगरेट छोड़ दो? जो चीज़ उसको खुशी दे रही है, तो हमने तो दूसरे की खुशी में खुश रहना है ना, या हमने उसको खुश करना है। मोहब्बत तो यही है कि आप खुश रहें और Let खुश it go, रखें, उसको उड़ने दो, उसको उड़ने दो, उसको वो आज़ाद वापस करो। आएगा हाँ। तो तेरा। अरे वाह, आप भी मुझे ज़रा बयान कीजिएगा, व्हाट इज़ लव एग्जैक्टली, क्या मोहब्बत क्या है? देखिए ये इतना मुश्किल सवाल है क्या किसी को कि अपनी मलकियत बना लेना ये आज मोहब्बत तक है? जो है ना वो इसका कोई एक जवाब कहीं से नहीं आ सका कि मोहब्बत क्या है। हर एक ने इसको डिफरेंट तरह से बयान किया। किसी ने कहा मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, एसार का नाम है, किसी ने कहा कि मोहब्बत जो है वो किसी का हो जाने का नाम है, मोहब्बत जो है वो कहीं किसी की चीज़ों को अपना लेने का नाम है, किसी को कैद करने का नाम है, किसी को आज़ाद करने का नाम है। मतलब डिफरेंट तरह से मोहब्बत को एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन देखिए मोहब्बत बेसिकली मोहब्बत जज्बा क्या है? अगर हम मोहब्बत का जज्बा आप देखें जहाँ स्टार्ट होता है ना, जैसे हमने कहा कि पैदाइश से है, पैदाइश के साथ मोहब्बत में सबसे पहले जो है ना वो इंसान रोता है, ठीक है, रोने के साथ शुरू होती है मोहब्बत। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत सिर्फ खुशी का नाम नहीं है, मोहब्बत में गम भी है, मोहब्बत में दुख भी है, मोहब्बत में तकलीफ़ भी है, मोहब्बत में आजमाइश भी है जो आपको करनी है। अब हम लोग करते क्या हैं कि मोहब्बत कर तो लेते हैं लेकिन निभानी नहीं आती।
जब हमें मोहब्बत निभानी पड़ती है, और मोहब्बत एक प्रोसेस है, कंटिन्यूटी है, मोहब्बत को निभाना पड़ता है, उसकी जितनी भी स्टेजेस आए, फिर अगर आपको तकलीफ आई है, दुख आया, यहाँ पर आज़माइश फिर आया, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे बड़ा अजीब अजीब पता नहीं क्यों सवाल कर रही हूँ, मगर आफाफ अजीब मैं नहीं सवाल है। आफाफ ये मैं अजीब आपसे नहीं है, करना जी सर, चाहूँगी। ये बिल्कुल। अजीब सा सवाल है, बेयर कीजिएगा, जवाब आपके पास से निकलेगा, मुझे ये पता है। एक माँ है, ठीक है, उसको अपने बच्चे से प्यार है, या बाप है, उसको अपनी औलाद से बहुत प्यार है, छोटा सा बच्चा है, प्यारा भी बहुत लगता है। हम सबसे ज़्यादा किससे प्यार कर रहे होते हैं? किसी बच्चे को देख के सबसे ज़्यादा बच्चे को पकड़ते हैं ना, अरे मेरा गोलू, अरे मेरा काका, उसको पकड़ के, उसको झप्पी लगा के, उसको छाती से लगा के, चिपक के मज़ा आता है। उसको कैसे ऐसे पकड़ रहे होते हैं, उसका मुँह पकड़ के ना, कभी गालों से, कभी उसको चूम रहे होते हैं, कभी उसके बाल पकड़ के ऐसे घुमा रहे होते हैं। अब हम जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं, ये हमें अच्छा लग रहा होता है, हमें मज़ा आता है, हर बच्चे को पकड़ के, प्यार करके, झप्पी लगा के अपनी औलाद को मज़ा आ रहा होता है। मगर क्या ये उस बच्चे को मज़ा आ रहा होता है? उस वक्त बच्चा चिढ़ रहा होता है, बच्चा घबरा रहा होता है, बच्चा कहता है यार ये क्या है, क्या पता उसको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती है, वो घबराता है, वो चिढ़ता है, वो इरिटेट हो रहा हो, मगर हमें अच्छा लग रहा होता है, हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। सपोज़ एक एग्जाम्पल, एक लड़की है, अच्छा तैयार हुई है, पार्लर से इतना महंगा मेकअप शेकअप करा कर आई है, सामने शादी पे एक आंटी उसको मिल गई फंक्शन पे, उन्होंने उसका मुंह पकड़ के, उसके बाल पकड़ के, उसका सत्यानाश कर दिया, आए मेरा बच्चा, आए मेरा काका कैसी है। अब वो लड़की खुश नहीं हो रही, मगर वो जो आंटी हैं वो उनको लग रहा है कि मैं बहुत प्यार कर रही हूँ और मैं ये बहुत बच्ची के साथ अच्छा कर रही हूँ, मैं अपना इजहार भी कर रही हूँ मोहब्बत, बट दिस इज़ नॉट लव। वो तो चिढ़ रही है अंदर से कह रही है वो जा क्या मेरे साथ कर रहे हो आप लोग, यार मैं मेकअप करा के आई हूँ यार, मेरा सारा कुछ खराब कर दिया। मोहब्बत नहीं है, वो नमाइश है। ज्यादती या किसी भी चीज़ की कमी हमेशा नुकसान देती है। तो एक्सेसिव या एक्स्ट्रा मोहब्बत भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, और कम मोहब्बत भी यकीनन आपके लिए नुकसानदेह। अच्छा, जब कम मोहब्बत होती है तो इंसान बहुत सारे लोगों से मोहब्बत लेने के लिए जगह जगह जा रहा होता है। मगर देखिए ये जो बात मैंने की है, मोहब्बत ये भी तो नहीं हुई ना, मोहब्बत नहीं ये है, नहीं है। मोहब्बत तो ये भी नहीं तो हुई। मोहब्बत की डेफिनेशन में नहीं ना आता, ये तो सिर्फ उसके साथ एक आप समझ लें कि एफिलिएशन शो करने की कोशिश की जा रही है, बस, शो ऑफ है। हाँ। ठीक है, मोहब्बत तो बड़ा विजिबल होती है, वो तो महसूस होती है। अच्छा, हम सबसे ज्यादा अपनी औलाद से प्यार करते हैं ना, बिल्कुल करते एक हैं, एग्जाम्पल बिल्कुल है, करते हैं। मगर हम अपनी औलाद को क्या कहते हैं, जा स्कूल जा, जाके इतनी सारी किताबें पढ़, मोहब्बत की जा डिमांड जाके है। जैसे इम्तिहान मैंने दे, आपसे कहा कि जा मोहब्बत पेपर दे। आपको निभानी पड़ती है। Ultimate मोहब्बत है। मोहब्बत आपको निभानी पड़ती है ना। ऑलराइट फिज़ा, अब आप ये देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी शादियां हमने देखी हैं जो बहुत यंग एज में। अभी रिसेंट मैंने सोशल मीडिया पे एक शादी देखी जो 7th क्लास के 2 बच्चे थे और माँ बाप ने उनकी खुशी खुशी शादी कर मैं अब दी। आपको बताती हूँ उनकी ना, आई थिंक सो, उनसे जब बहुत पहले तो उन्होंने यही बोला था शादी है शादी है शादी है, मगर जब उनकी पूछताछ हुई, क्योंकि आपको पता है कि वो जो है इट्स लीगली नॉट राइट, Exactly. इतने छोटी उम्र के बच्चों का निकाह शादी नहीं हो तो फिर हमने उनको ख़ास यहाँ पर बुलाया, बिठाया, हमने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे उनकी काउंसलिंग की और हमने जो लाइव उनको सच बुलवाया, बताया कि उन्होंने कहा कि कोई बच्चों की शादी नहीं हुई हुई है, उनकी सिर्फ मंगनी हुई है, उनका सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है। ये हमने हमारे शो पे यहाँ पर ये बात की थी, किसी यूट्यूबर ने गलत कोई बात कर दी थी तो जिसकी वजह से दे वर सो मच वायरल, और वैसे उनको चाहिए था कि उसी वक्त अपने क्लेरिफाई उन्होंने की नहीं, मे बी बिकॉज ऑफ द हाइप, द लाइमलाइट, द सोशल मीडिया। अगर ये खुद ही कोई अपनी टिकटॉक या वीडियो अपलोड कर दे तो ऐसे नहीं होता। मगर मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि यंग एज की शादी को तो बिल्कुल ही आपने क्रॉस लगा दिया, बिल्कुल क्रॉस लगा दिए। वजह बताएं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप दोनों मैच्योर नहीं होते। आपके पास दूसरे को देने के लिए है क्या? सिर्फ मोहब्बत। ठीक है, मोहब्बत की वजह से ही शादी की है ना, बट मोहब्बत के अलावा और भी बहुत सारे तकाज़े हैं जो शादी में पूरे करने होते हैं। शादी एक ज़िम्मेदारी का नाम है। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते तो फिर आप शादी ना करें। क्यों? क्योंकि अगर कल को आपने डिवोर्स दे के लड़की को घर भेजना है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद करनी है या अपनी भी खुद बर्बाद करनी है, तो फिर मेरे ख्याल में यू ऑल हैव टू वेट कि आप एक सही एज का तयन करें, उस टाइम पे मैच्योरिटी के साथ समझें, लड़की भी लड़के को समझे और लड़का भी लड़की को समझे, और 2 ख़ानदान मिल बैठ के ये डिसाइड करें कि अब हमने इनकी शादी करनी है, ये दोनों जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं। तो फिर तो आप ज़रूर उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, और मोहब्बत डेफिनेटली टाइम मांगती है। आप भी मुझे बताइएगा ये टॉक्सिक रिलेशन क्या है? टॉक्सिक रिलेशन का बड़ा सुनने में मिलता है, कोई ना कोई देखा है कि रिश्तों में ऐसे पड़ गए और उनको आदत पड़ जाती है और वो फिर उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाते और एक दूसरे को गंदी ज़बान से जो है मुखातब करते हैं, गालियाँ निकालते हैं और उनके कैरेक्टर्स जो है उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हैं, हद के हद एक दूसरे को जानवरों की तरह मार रहे होते हैं,
हाथ उठा रहे होते हैं, हर वक्त ताने कसना, बदतमीज़ी करना, गलत लैंग्वेज और चीखम चिल्ला, मगर छोड़ते भी नहीं है। तो इज़ दैट ऑल टॉक्सिक रिलेशन? फिज़ा, मैं आपको बताऊं, मेरे पास क्लिनिक पे जितने भी केसेस आते हैं रिलेशनशिप्स के हवाले से, उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर सफरिंग विद टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अच्छा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। जैसे अभी हम ये बात पहले कर रहे थे अर्ली मैरिजेस की, अर्ली रिलेशनशिप्स की, इवन के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। जब आप इन चीज़ों में आते हैं तो ऑफ कोर्स जो चीज़ें नेचुरल नहीं हैं, जो चीज़ें अप्रोप्रिएट नहीं हैं, आपकी लाइफ के गलत डिसीजंस हैं, गलत अटैचमेंट्स हैं, तो आप फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाएंगे। अब क्या हुआ कि जब वो वक्ती वाला जो बड़ा एक प्यार मोहब्बत वाला टाइम पीरियड था, जब वो गुजर गया, आपके अट्रैक्शंस वाला टाइम गुजर गया, उसमें फिर अब आपके कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। अब बाज़-औक़ात आप देखेंगे, बात हम ये भी कहते हैं कि एक बंदा है वो जब दूसरे के साथ अटैच होता है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके साथ टॉक्सिक है। उसमें हो क्या रहा है कि वो जो दो ऑपोजिट लोग हैं, अच्छा ऑपोजिट वाली वही बात मैं एंडोर्स करूँगी, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो कोई उनकी लाइकिंग्स जो हैं वो ऑपोजिट होनी चाहिए। ऑपोजिट का मतलब ये है कि अब उनकी डायरेक्शंस बदल गई हैं, अब उनकी चॉइसेस बदल गई हैं, उनकी प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं। अब वो दोनों ऑपोजिट हो गए हैं इन डायरेक्शन के, वो अब एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन मजबूर हैं कि वो रह रहे हैं क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई थी, कहीं वादे किए हुए थे, कोई अनाएँ हो सकती हैं अदर देन मैरिज। अगर तो मैरिज हो गई है लव जिसमें इंटीमेसी नहीं होती बट कमिटमेंट इज स्टिल देयर, ठीक है। अब यानी वो शादी है तो वो तो एक मजबूरी है ना, उसमें तो जो टॉक्सिक रिलेशनशिप बनता है वो तो इंसानों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं। अच्छा, वो सिर्फ मियाँ बीवी की ज़िंदगी तबाह नहीं करता, वो बच्चों की ज़िंदगी भी तबाह करता है। ऐड करती हूँ कि एक लड़के ने लड़की को बोला कि तुम ना ये मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तुम ना ये रंग नहीं पहनो, ये तुम पे सूट नहीं करता, बिल्कुल। कैसी तुम चीज़ है? ये ऐसे दुपट्टा ना लिया करो, तुम पे सूट नहीं करता, तुम ये काले जूते क्यों पहनती हो, तुम पे सूट नहीं करता, तुमने पिंक शर्ट क्यों पहनी है, तुम पे सूट। जब वो सब कुछ छोड़ देती है तो एंड में कहता है कि भाई तुम तो वो नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम पहली जैसी बिल्कुल नहीं रही। बिल्कुल 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 ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये छोटी छोटी सी तो चीज़ें चेंज भी शुरू तो खुद होता है। कराया उसने। बिल्कुल, ये खुद चेंज करवाया क्या? ये मैं समझती हूँ ये तो मोहब्बत है ही नहीं। अगर ये इंडिकेटर्स हैं, अगर ये आपको अर्ली स्टेज में नजर आ जाते हैं ना, तो आप तो इस रिलेशनशिप में से फौरन निकलें, चाहे ये लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से हो। आप सिर्फ लड़कों का मसला नहीं है। अच्छा, और बहुत लड़कियों की ज्यादा भी problems डिप्रेशन, तो ये हैं। मोटापा, इसको बहुत लेके बहुत ज्यादा बिल्कुल, करते हैं, तुम बिल्कुल। मोटी हो, पहले दुबली हो जाओ, बॉडी शेमिंग बहुत ज्यादा हो Body गई shaming है ना? रिलेशनशिप के अंदर। ये क्या है क्यों? यार? क्योंकि फिर हम बाहर जाते हैं, Choices हमारे पास बहुत जब हम आ गई बाहर हैं। जाते हैं अपने ऑफ वर्क प्लेस के ऊपर, हमें इस तरह की लड़कियां नजर आ रही होती हैं कि यार वो तो बहुत ज्यादा, फिर हम सोचने पे मजबूर होते हैं यार हमारी बीवी तो सारा दिन किचन में रहती है, हमने उसको किचन में भेजा हुआ है, हम उसको बाहर क्यों नहीं लेके जा रहे, हम क्यों अपने लिए टाइम स्पेयर नहीं करें कि मैं और मेरी फैमिली यानी कि जो मेरी बीवी है मैं उसको बाहर लेके जाऊँ और उसको स्पेशल आपको फील पता है करवाऊँ। कि बीवी मोटी हो जाती है तो अपने जैसे दोस्तों के घर में अगर जा रहे हैं और वो कपल बैठा है तो अपनी बीवी को नहीं लेके जाएगा, वो इसलिए कि वो बोलेगा ये तो मोटी हो गई है, मैं क्यों लेके जाऊँ। भाई, उसको मोटा भी तो शर्मिंदगी आपने फील किया हो रही ना। है कि मैं अपनी बीवी, मेरी आप उसका मोटी ख्याल बीवी, मैं उसको रखें, दिखाऊंगा। आप उसका ख्याल रखें। मोहब्बत तो ख्याल रखने का नाम है ना, आप एक दूसरे की केयर करें, ख्याल रखें। वैसे मैंने फिजा ये भी देखा है कि बाज़-औक़ात ख़वातीन भी अपने मेल पार्टनर का ख्याल नहीं रखती हैं और वो चाहती हैं कि हमारे वो खिला के उन्होंने ठुठास के जी। सबसे पहले औरतें कुछ ऐसी हैं, आपने बात बहुत अच्छी छेड़ी कि वो क्या कोशिश करती है, सबसे पहले खिला पिला के ना पहले तोंद निकाल दो, जब मियाँ की तोंद निकल जाएगी तो वो खूबसूरत लड़की के काबिल तो रहेगा नहीं ना, उसको वो देखेंगे। अच्छा, और तो और डिमांड ये भी करती है कि तुम टिंड रखोगे, बाल सर में अच्छे खासे घने होते हैं, तो बोलती है नहीं टिंड कराओ तुम, बस तुमने अगर दोनों की बाल तरफ से बढ़ा लिए कैसे? तो तुमने लड़के को देख, तुमने फंसाई को लड़की, बिल्कुल बिल्कुल। उस लड़के को बार बार ताने मारे, बताना बस सकती है ना, अपने इसकी वजह ऑफिस से की बहुत लड़कियों के ज्यादा साथ। रिलेशनशिप खराब होते हैं कि ये अच्छा क्या तुम है? तो उसको देख रहे थे, अच्छा तुम्हारे वर्क प्लेस पे तुम्हारी सेक्रेटरी ऐसी है तो यानी कि तुम अब ज्यादा देर दफ्तर में ऐसे रहते हो, जब ये तानाज़नी होती है ना, हाँ घर, हाँ इसकी ये- वजह से आपका घर बहुत डिस्टर्ब होता है, हाँ। आपका रिलेशनशिप बहुत डिस्टर्ब होता है। और फिर जब आप बच्चों के सामने खातून जो है वो अपने शौहर को इस तरह के ताने देगी तो बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि आप उनकी ग्रोथ वैसे नहीं कर पाते या आप उनकी ग्रूमिंग वैसे नहीं कर पाते। कल को वो भी वो सीखेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों की तरबियत सिर्फ और सिर्फ हमारे अमल से होती है, जो हम एक्ट करें हमारा बच्चा वही सीखेगा। Exactly. अच्छा, यंग जो लड़कियां हैं जो कॉलेज स्कूल में पढ़ती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ ये मैसेज दूंगी कि अपनी दिमाग और आंखों की खिड़कियां खोल के रखें। अच्छा। आपको नहीं पता कि कौन आपको कहाँ पे ट्रैप कर रहा है, किसी के हाथों में आपने ट्रैप नहीं होना। सोच समझ कर रिलेशनशिप्स बनाएं, क्योंकि सारी ज़िंदगी रोने से बेहतर है कि आप 6 महीने रो के अपनी उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर लें। अफाफ, शादी पसंद से करनी चाहिए या पसंद की शादी करनी नहीं चाहिए?
देखिए शादी बिल्कुल पसंद की करनी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, ठीक है, लेकिन मगर वही बात मोहब्बत तो टाइम भी मांगती है ना, अगर पसंद की शादी देखिए, है, मोहब्बत, है, पसंद की सिर्फ शादी, पसंद ही, मेरा ऑब्जर्वेशन वाली perspective- पसंद या मोहब्बत? देखिए मेरा पर्सपेक्टिव मोहब्बत की शादी और पसंद की शादी में फ़र्क है, ठीक है। मोहब्बत समथिंग एल्स, वो इनर है, वो कहीं से कहीं और तरह से हुई है। अच्छा, पसंद जो है उसमें हम कुछ चॉइसेस रखते हैं। पसंद क्या चॉइस है ना, जैसे आपने रखना है कोई क्राइटेरिया रख लिया कि मेरी पसंद ये है कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी हो, ठीक है, मेरी पसंद ये है कि मेरी बीवी खूबसूरत हो, तो वो आपने पसंद कर लिया कि मुझे ये चाहिए। अब मोहब्बत तो कोई अंदर की चीज़ है, वो तो किसी के साथ भी हो सकती है। हाँ। उसमें पसंद नहीं है, उसमें पसंद नहीं उसमें पसंद नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने पसंद करना है तो फिर पसंद, अगर अर्ली एज है आपकी, छोटी उम्र है और उसमें शादी है, क्योंकि हम मना नहीं कर सकते, हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि जैसे बच्चे बालिग होते हैं आप उसकी शादी कर सकते हैं, लेकिन छोटी उम्र में बच्चों को दूसरों की असिस्टेंस लेनी चाहिए, अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना मगर चाहिए। हम बालिग भी और तो उनकी नहीं करते हैं, पसंद को। हमारे माशरे में 35 साल का भी अभी बच्चा ही होता है। हाँ, वो हमारी तरबियत के मसाइल हैं। अपनी हर बात अपनी से हमारी पूछे तरबियत के मसाइल हैं, वो हम बच्चों को गाइड नहीं करते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो 20 से 25 की एज है आपकी, या टीन एज से आप ले लीजिए 25, इसमें आपका फोकस जो है वो स्टडीज़ होना चाहिए। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी मर्जी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन आपने अपना गोल और फोकस चेंज नहीं जिस करना। पे कि आपके माँ priority- बाप ने पूरे पैसे लगाए हुए हैं। अब ठीक है, लड़कों को अच्छा, क्या उसके मैसेज देना बाद- चाहेंगी, ये मुझे आपको जी, time मैं लड़कों short के है, मैसेज की ज़रूर। बात कर रही हूँ कि यंग जनरेशन में लड़कों को मैसेज यंग में देखें, लड़कों को ये फोकस करना चाहिए कि जैसे वो 18 साल से 24-25 साल है, उसमें वो जो मर्जी तूफान आंधी मोहब्बत के जितने मर्जी शोले आते रहें, आपने अपनी डायरेक्शन अपनी जो है ना वो अपनी पढ़ाई रखनी है। जैसे ही आप फिर 22-24 साल से लेकर 27 साल तक है, उसमें आपकी फोकस या डायरेक्शन आपका करियर होना चाहिए, आपका जॉब होनी चाहिए। अगर आप ये दोनों स्टेजेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो जो थर्ड स्टेज आने वाली है वो आपके लिए बहुत पुरसुकून है। यानी उसमें आप बेहतरीन चॉइस करके अपनी शादी की तरफ जा सकते हैं और उसमें अपना फोकस रिलेशनशिप पे रखें, क्योंकि देखिए इस रिलेशनशिप पे फोकस रखना भी बड़ा ज़रूरी है। फिर आपने अपनी पिछली चीज़ें अकम्प्लिश की होंगी तो आप आसानी से अपने रिलेशनशिप को टाइम दे सकेंगे, उसकी ज़रूरियात पूरी कर सकेंगे, उसकी ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे और फिर आने वाली अगली लाइफ जो है ना बड़ी पुरसुकून गुजार सकेंगे। थैंक यू अर्शा और अफाफ, आप दोनों की तशरीफ़ आवरी का, आपके टाइम का। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में मोहब्बत फंसी हुई थी, उस मोहब्बत की क्या स्टेज है, उसका क्या रंग है, उसका क्या पहलू है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, वो सब आपको समझ आ गया होगा। तो और नहीं आया होगा तो फिर बाकी आप लोग अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से मोहब्बत समझ अंधी भी तो है जाएंगे। ना। वो लड्डू है जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने ना खाया वो भी पछताया। सो टेक केयर, मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़, सी यू अगेन।